अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज कौन सी तारीख़ है भाई? 4 सितंबर। 4 सितंबर की तारीख़ वो तारीख़ है कि जिसने दुनिया की तारीख़ बदल दी थी। अच्छा, क्या हुआ था? कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई, आप इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? कंप्यूटर पर कौन सी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या क्या? सोचे। हाँ, मैं ट्विटर। मेरा तो ट्विटर। ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक। हाँ, और ऑर्कुट, MSN मैसेंजर। ऑर्कुट और MSN मैसेंजर। इतनी पुरानी आप? और क्या, ये तो मैं लगती नहीं हूँ। ये अच्छा, भी ठीक है, सही अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा सर्चिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? गूगल। तो ये बेसिकली गूगल था जो कि 4 सितंबर को बना था, लॉन्च हुआ। अच्छा, 4 सितंबर बेसिकली 1996 के अंदर ये दो बंदे थे। और ये दो बंदे जो थे अमेरिका के ही थे ऑब्वियसली। जाहिर है। एक का नाम था लैरी पेज, एक का नाम था सर्जी ब्रिन। और ये दोनों तालिब इल्म थे और इन्होंने बेसिकली एक रिसर्च प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। उस रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा गूगल्स। ये बेसिकली एक छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, ऐसी हल्की सी यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। हल्की फुल्की सी है, ऐसा क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे पढ़ते थे वो। अब इन्होंने ये रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया 1996 में। और 4 सितंबर 1998 को इन्होंने बेसिकली बाकायदा तौर पर गूगल का आगाज़ हुआ था। और उससे लेकर आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक, 1998 से लेकर आज तक यूँ कहिए कि 25 साल हो गए उस चीज़ को। और 25 साल में गूगल ज़बान ज़दे आम है। कोई चीज़ हमें करनी होती है, हम क्या कहते हैं? गूगल कर लो भाई, गूगल कर लो। तो ये देखें कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट 2 तालिब इल्मों का, कंप्यूटर साइंस और उसके स्पेशलिस्ट थे वो, और उन्होंने बनाया। और आज देखिए वो दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल। तो ये है तारीख़ बदलने वाली तारीख़, 4 सितंबर की तारीख़। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल। लेकिन उन बेचारों की तारीख़ें इम्तिहानों की नहीं आ रही, किसी के रिज़ल्ट की तारीख़ें नहीं आ रही, किसी के बिलों की तारीख़ें इतनी आ गई हैं कि वो बेचारा परेशान फिर रहा है, किसी को कहीं कोई तारीख़ नहीं मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे कि जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया होगा। पकड़ो उनको, ढूंढो उनको, फैसिलिटेट करो उनको, और फिर देखो कि वो कैसे दुनिया को बदलते हैं। वरना वो क्या नाम है उसका, सुंदर पिचाई, जो गूगल का CEO है, वही, वरना फिर वही लोग होंगे, वही बनेंगे हमारे यहाँ। फिर वो आपको बच्चे जो हैं वो कचरा चुनते हुए नजर आएंगे जी। ये भी आप जहन में रखिए कि हमारी कारकर्दगी तालीम के मैदान में अगर उसको हम कह दें कि 0 है, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल गलत बात है। तो क्या बात करनी है, 2-4% होगी 0। हाँ, बस थोड़ा सा आगे पीछे का ये मामला है, 0.002%। हाँ, बिल्कुल। तो अपने अंदर साइंसदान पैदा करें, उन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करें, उनको सराहें, उनको फैसिलिटेट करें जो कि तारीख बदलने या मुल्क की तकदीर बदलने या दुनिया में कोई इम्पैक्ट जनरेट करने का जो है वो जिसको हम कहते हैं मुजिद बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों को तलाश करें। ये काम करना है, हुकूमत का काम है, ये काम है तालीमी इदारों का, ये काम है मीडिया का। हम तो लाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, टैलेंटेड लोग, हम दोनों के अलावा भी टैलेंटेड लोग आपको स्क्रीन पर नजर आए। बिल्कुल। और आज अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको लेकर गूगल से निकाली हुई 60 सेकंड न्यूज़। बिजली के 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार। सितंबर में 3,000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। 60 से 70 हज़ार रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। IMF शराइत, बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए इजाफे पर गौर। वफाकी हुकूमत का मैंडेट के बरखिलाफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देने का फैसला। नैब ने परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। बारिश की वजह से एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच कोलंबो से मुंतकिल किए जाने का इम्कान। फास्ट बॉलर सुहेल खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। नाइजीरिया में मुसल्लह मुल्जिमान की मस्जिद में फायरिंग से 7 नमाजी शहीद। अमेरिका का यूक्रेन को मुतनाज़ा टैंक शिकन डिप्लीटेड यूरेनियम गोला बारूद फराहम करने का फैसला। भारतीय रियासत उड़ीसा में आसमानी बिजली गिरने से 10 अफराद हलाक, 3 जख्मी। और अफगान करेंसी दीगर करेंसियों के मुकाबले में मुस्तहकम और महंगाई कम हुई है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट।
जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अच्छा जी, आपने देखी 2 बड़ी मज़ेदार इसमें खबरें थी और उन खबरों से आप ज़रा अंदाज़ा लगा लेंगे क्या हो रहा है। एक तो आखिरी खबर, अफ़गान करेंसी मुस्तहकम हुई है, अफगानिस्तान में गुर्बत कम हुई है, पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में मुस्तहकम हुई है। ईरानी जो करेंसी है उसके मुकाबले में भी अफगानी जो है वो नहीं, अफगानी ईरानी मुकाबले में भी उसमें भी वो जीत गए और पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में भी मुस्तहकम हुई है। पाकिस्तान की फिगर्स की अगर हम बात करें 29% मुस्तहकम हुई है अफगानिस्तान की करेंसी। और सिंसेरिटी जो है ना, सिंसेरिटी भाई, काम करने वाला बंदा होता है ना तो वो जंग का भी बिल्कुल हालत ख़राब होती है। जंग से तबाह हाल एक मुल्क है और बस वहाँ जाना कोई नहीं चाह रहा, लेकिन और वहाँ के बारे में हम खबरें क्या बताते हैं, डॉलर भी नहीं है, उनके पैसे रोके में वगैरह वगैरह। बिल्कुल। और हम खबरें क्या बताते हैं उनके बारे में, उन्होंने फलानी पाबंदी लगा दी, उन्होंने फलानी पाबंदी लगा दी, उन्होंने फलानी पाबंदी लगा दी। उनका जब बजट आया था, इंटरेस्ट फ्री बजट था वो, और अब उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो अपने यहाँ पर मिनरल एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं। वो जो मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऐसे बोलने में भी ज़रा बहुत मिनरल एक्सप्लोरेशन ज़रा तेज बोलें तो आपको गड़बड़ होती। बहरहाल मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं उन्होंने। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स जब अवार्ड हुए हैं तो उसके अंदर भी बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हैं जो कि आई हैं और बिल्कुल शफाफ तरीके से वो अवार्ड हुए हैं, बिल्कुल करके तरीकाकार से। और अब आप देख लें कि करेंसी जो है वो मुस्तहकम भी होना शुरू हो गई। आपको अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होने से बड़ी नेमत कोई नहीं मिल सकती। अगर किसी कौम में, उसके लीडरान में मुल्क के साथ सिंसेरिटी मौजूद हो, वो अपना मफाद बाद में देखें, मुल्क का मफाद पहले देखें, तो आप देखिएगा मुल्कों की तकदीरें कैसे बदलती हैं। ईरान में सिर्फ मैं नाजरीन को ये कहूँगी, ईरान बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जाते हैं, ज़ियारात पे भी जाते हैं। मशहद की सड़कें आप नाजरीन देखें, वहाँ की सफाई देखें, वहाँ के कवायद और ज़वाबित देखें और वहाँ की डेवलपमेंट देखें। मशहद की, और तेहरान तो चल कैपिटल है ना, उसकी तो बात हम करते ही रहते हैं। मशहद की आप जाके ज़रा ये चीज़ें देखें और फिर अपने जहन में ये लाइएगा कि ईरान पे कब से पाबंदियाँ लगी हैं, ईरान के साथ ट्रेड कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस सैंक्शंस के बावजूद वो ऐसे खड़ा हुआ मुल्क कि वो एक केस स्टडी है, वो एक क्लासिकल एग्जांपल है कि मुल्कों की तरक्कियां कैसे होती हैं। और ये अफगानिस्तान भी हमें अनकरीब दिखाएगा। दूसरी खबर मैं आपको बताऊं, वो कौन सी? जो सबसे पहली खबर थी वो क्या थी? बिजली के बिलों पर रिलीफ देने का प्लान बन गया है और सितंबर के जो भी बिल होंगे उसके ऊपर 300 यूनिट वालों को 3,000 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा और जिसका 60-70 हज़ार रुपये के करीब बिल होगा तो उसको भी जो है वो तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये का रिलीफ मिलेगा। तो हम रिलीफ के चक्कर में पड़े हुए हैं और वहाँ पर जो है वो काम हो रहे हैं। बिल्कुल। रिलीफ तो जाहिर है देना ही है ना, अब लोग बेचारे भी तो मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनको भी रिलीफ तो देना है। लेकिन ये कि काम अगर काम किया होता तो रिलीफ ना देना पड़ता ना। काम तो एक दिन वो हो गया भाई, जुम्मे हफ्ते को मैच देखा आपने? नहीं, मैंने मैच देखा। क्यों? वो जो इंडिया पाकिस्तान वाला था, उसमें देखने वाला देखे, मतलब यहाँ तक हमने देखा कि शुरू में तो बड़े 4 आउट हो गए, अचानक ज्यादा जल्दी 4 आउट कर दिए पाकिस्तान ने भारत के। उसके बाद फिर जरा लंबे हो गए, वो खींचे जाए, बस फिर मैं जरा इधर उधर निकल गई। मुझे लगा फिर जब 240 तक रन बनाए हुए थे ना, 221 तक रन बनाए हुए थे, तो हमारे घर में प्रेडिक्शंस ही होने लग गई। सबने कहा ये 280 तक जाएगा मामला। मैंने कहा नहीं 250 तक हो जाएगा और इतना कर लेगा, पाकिस्तान भी इतना कर लेगा। तो उन्होंने कहा नहीं ये 280 तक जाएगा, ये रन करेगा। खैर उसके बाद जरा मैं थोड़ी सी इधर उधर हुई तो वो तो ठकाठक विकेटें जो है वो उनकी गिरनी शुरू हो गई। उसके बाद बारिश ने जो हमारी विकेट गिराई है, बच गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बच गए इंडिया वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्तों से भी बात हो रही थी जो कि भारत में रहते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि भाई बच गया इंडिया, बच गया, पाकिस्तान जीत जाता। बिल्कुल। अच्छा, अब हुआ क्या? ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ? वो बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोलंबो में बारिशें बहुत हो रही हैं शदीद, और उसकी वजह से तय ये किया जाने की अब बस खबरें आ गई हैं कि जो कोलंबो में मैचेस हैं वो कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ये सारा मसला, सारा फड्डा किसकी वजह से हुआ है? हमारी वजह से नहीं हुआ है। हमने इंडिया के आगे सर झोलियां फैला दी, कर दिया कि जी सर बिल्कुल जैसे आप कहें, आपका हुक्म सर, हमारी आप नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, हम इधर उधर चले जाएंगे। बिल्कुल यार क्या है, पाकिस्तान की टीम एक मैच खेलने के लिए पहले श्रीलंका जाती है, फिर इधर आती है, फिर उधर जाती है, फिर इधर जाती है, उसी में मर जाएंगे। यार क्या कर रहे हो यार? एग्जॉस्ट हो जाएंगे हमारे खिलाड़ी, और फिर हमारी कौम की उनसे एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि आला रन बनाए, आला विकेटें लें और आला तरीके से। वो तो कर रहे हैं, जबरदस्त टीम है, लेकिन एग्जॉस्ट तो ना करो ना
उनको? ये कौन सा तरीका है? अजीब एक बेहूदगी बिल्कुल मचाई हुई है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश और आंधी के बायस कोलंबो में इतना नुकसान हुआ है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, सड़कों पर दरख्त गिर गए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हुई है और अब मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक शहर में 20 सितंबर तक मूसलाधार बारिश होगी। मुझे लगता है अब ये सारी गेम चली जाएगी दुबई। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि ये गेम एशिया से निकल के चली जाएगी मिडिल ईस्ट। निज़ाम में ज़िंदगी वहाँ पर दरम बरम हो गया है और दूसरे शहरों में भी बारिशें जारी हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये गौर तो कर रहे हैं कि कोलंबो का वेन्यू चेंज कर लें, लेकिन अब सुपर 4 के मरहले के जो तमाम मैचेस हैं और फाइनल है वो सब कोलंबो में होना था। तो अब कोलंबो में शदीद बारिशें हैं, मौसम ख़राब है। तो अब देखते हैं कि वो हो सकता है दम्बुला वगैरह ले जाएं वहाँ पर, दूसरा जो शहर है बिल्कुल वहाँ चले जाएं वहाँ। तो वैसे मैं कल तस्वीरें देख रही थी, वसीम अकरम साहब ने अपनी तस्वीर लगाई हुई थी, उसकी जो रूम है अपना जहाँ पर वो बैठ के वो भी बैठे हुए हैं और बाकी भी उनके प्लेयर्स हैं, हमारे वकार यूनुस साहब भी बैठे हुए हैं और ये सब जाहिर है गपशप लग रही है। तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई है, बेस्ट सीट इन द स्टेडियम उन्होंने इस तरह से कुछ वो तो उसकी तस्वीर है, वो किसकी है? कमेंट्री बॉक्स की। हाँ कमेंट्री बॉक्स, वही कह रही हूँ ना कि उसमें इंडियन प्लेयर्स भी तो साबित जो है इरफान पठान बैठा था। वसीम अकरम का रूम नहीं है वो बेसिकली। हाँ नहीं वो कमेंट्री बॉक्स की है, वो रूम की तस्वीर बेसिकली बॉक्स की तस्वीर है। जब मैच खत्म हुआ दोनों टीमों ने बड़ा घुल मिल कर जाहिर है। तो ये घुलना मिलना भी क्यों है? मोदी सरकार पाबंदी लगाए इस पे। आप ये घुलना मिलना हमें नहीं यकीन, हमें नहीं पसंद। गौतम गंभीर जो है इंडिया का पुराना खिलाड़ी, वो बेचारा उसने तो रो रो के बुरा हाल कर दिया, धमकियां दे रहा है वो अपनी टीम को कि ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। ऐसा ही है बिल्कुल, जो हरकतें आप कर रहे हैं और जिस तरह आपने ये सारा टूर्नामेंट खराब तबाह बर्बाद की है, तो मत खुले मिले हमारे खिलाड़ियों के साथ। क्यों आप भाई, क्यों वसीम हमारे लेजेंड के साथ क्यों आप लोगों ने बैठना है? शिफा गंभीर, ये भी गंभीर बातें करें, मतलब बिल्कुल ही की हदें पार की हुई है इन्होंने। कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ खेलना नहीं है पाकिस्तान आगे। करें जय शाह के ऊपर, वहाँ जो बीसीसीआई जी बिल्कुल सॉरी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर है ना जय शाह, उसके ऊपर तनकीद करें आप। वो इस तरह की हरकतें बेसिकली, फिर बीसीसीआई के जो लोग हैं उनके ऊपर करें आप ये तनकीद। सब पे जो इसमें मुलविस रहा है उस पे तनकीद फिर। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर भी क्रिकेट की दुनिया से आई है। जिम्बाब्वे की टीम के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम हमें याद है, लेकिन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हीथ स्ट्रीक, वो एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, जिम्बाब्वे की टीम के कैप्टन रहे और गुज़िश्ता रोज़ वो 49 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बहुत ही यंग एज में उनका इंतकाल हुआ है। और हीथ स्ट्रीक बेसिकली बड़ी आंत और जिगर का कैंसर था उनको, और अगस्त में उनकी मौत की अफवाहें फैली हुई थी और बहुत सारे खबरों के इदारे जो थे रिबट भी दी थी बिल्कुल कि भाई ऐसा नहीं है, वो जिंदा है। और वो साबिक क्रिकेटर जो थे जिम्बाब्वे के ओगंगा, उन्होंने भी एक पोस्ट कर दी थी कि जी ये इंतकाल हो गया है उनका। बाद में उन्होंने फिर वो पोस्ट डिलीट की थी। 65 टेस्ट मैच, 189 एक रोज़ा मैच उन्होंने खेले और टेस्ट मैचों में उन्होंने 200 विकेटें ली, वनडे में 200 विकेटें ली। वेरी गुड प्लेयर, और बस उनका वक्त पूरा हो गया जी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वक्त एक और शख्सियत का भी पूरा हो गया और वो तो बेसिकली उस वक्त को अपने ऊपर कहेंगे तो वो जल्दी ही ले आई, वो जानबूझ के जल्दी ही ले आई। एक तरह से उनका पूरा कंट्रीब्यूशन था उसमें। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा बिजनेस है कि कुछ लोग तो ज़रूरत के तहत कराते हैं, कुछ लोग रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज जो बर्न हो गए या कुछ इस तरह के मामलात हो गए उसके तहत कराते हैं, और कुछ लोग शौकिया कराते हैं। और शौकिया वाली जो कैटेगरी है वो हमारी शोबिज़ की, मॉडलिंग की, जो टीवी अदाकार हैं, मीडिया वाले लोग, बिल्कुल जिनके चेहरे ज़्यादा लोग देखते हैं और जिनको अपने चेहरों में अक्सर कोई ना कोई नक्स नज़र आते हैं, वो लोग ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब होते हैं। अब हुआ ये है कि शोबिज़ में एक मामूल का ये काम है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जब गलत हो जाए तो फिर इससे बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अब अर्जेंटाइन की एक अदाकारा और मॉडल हैं सिल्वीना लूना, उन्होंने बहुत अरसा पहले प्लास्टिक सर्जरी कराई थी और इस दौरान एक जहरीला मादा उनके जिस्म में चला गया था, जिसकी वजह से उनके गुर्दों में खराबी पैदा हो गई थी। तो बेसिकली चेहरे को फिक्स करते की वजह से जहरीला मादा गया और फिर वो गुर्दों में चला गया। बिल्कुल, और वो 2011 से मुस्तकिल, हालांकि अच्छी खासी खूबसूरत खातून है भाई। अब ये मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर साहब, आप इनकी सर्जरी से पोस्ट तस्वीरें लगा रहे हैं या किस कदर खुशशक्ल खातून है, क्या जरूरत थी इन्हें ये प्लास्टिक सर्जरियां करवाने की? शिफा, बिल्कुल मुझे तो नहीं पता, ये तो अब सिल्वीना से ही पूछना चाहिए था। लेकिन ये कि ये मुस्तकिल 2011 से अस्पतालों के चक्कर लगाती रही हैं, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती चली गई और वो मर्ज बढ़ता गया, जूझू दवा वो करती रही। अच्छा, उन्हें मुस्तकिल डायलिसिस कराना पड़ा था। बेसिकली उनके गुर्दे हो गए थे फेल, और ये इनके डायलिसिस की वीडियो है, यानी कि पोस्ट सर्जरी की है ये। जो अगर आपको ज्यादा हसीन लग रही है तो हो सकता है कि मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ, जो तस्वीर पहले चल रही थी। अच्छा, बड़ी अच्छी खासी हसीन खूबसूरत खातून है। तो डायलिसिस इनको कराना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ आखिरकार उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और 43 बरस की उम्र में, 43 इज नथिंग, मतलब जी 43, हाँ, उसकी उम्र में
दुनिया से वो रुखसत हो गई। जिस डॉक्टर ने इनकी प्लास्टिक सर्जरी की थी उससे गलत प्रैक्टिस की वजह से सजा हो गई थी। अच्छा, ये भी सिलसिला हो गया था। हाँ। लेकिन नुकसान जो था वो तो हो गया। बिल्कुल। अच्छा, एक और शख्स का इंतकाल हुआ है। ये वीकेंड में इंतकालों से भरपूर रहा है मेरे ख्याल में, और बड़ी बड़ी शख्सियत, रहम करे। बिल्कुल। मिस्री निजात अरबपति मोहम्मद अल फायद, बिल्कुल, ये बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, बहुत बड़ा नाम ब्रिटेन का। जी जी जी, और अपने इलाके का भी ज़ाहिर है। हाँ। क्योंकि ब्रिटिश थे नहीं ओरिजिनली जी। और एक वजह शोहरत उनकी क्या थी, उनका बेटा जो था डोडी अल फायद, वो लेडी डायना का बड़ा अच्छा दोस्त था। और लेडी डायना की जब कार के हादसे में मौत हुई थी तो डोडी अल फायद उनके साथ गाड़ी में मौजूद था और वो भी इस हादसे में चल बसा था। और मोहम्मद अल फायद ने, यानी कि उनके वालिद ने, डोडी के वालिद ने इस हादसे की जिम्मेदारी डाली थी बरतानिया के शाही ख़ानदान पर। और उन्होंने हादसे की तहकीकात यकीनी बनाने के लिए लाखों पाउंड कानूनी लड़ाइयों पर खर्च कर दिए थे। कई दिहाइयों तक बरतानिया में मुकीम रहे, वहाँ कारोबार भी किया, फुटबॉल क्लब्स भी ख़रीदे, लेकिन उन्हें बरतानिया की शोहरत ना मिल सकी। शरीयत इसलिए नहीं मिल सकी कि देखें, जहाँ आग लगी हो, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग तो होती है। हाँ। अब जिस तरह अब जाहिर है बरतानिया के शाही खानदान को ये चीज़ कहाँ मंजूर थी कि भाई उनकी जो हम पे मुकदमे कर रहा है और हम उसे शरीयत दे दें। मुकदमे तो कर रहा है, मुकदमे वो इसलिए कर रहा था कि वो डायना के बड़ा क्लोज था। जी जी जी। और ये माना जाता था कि भाई उनकी एक इतनी गहरी दोस्ती थी कि हो सकता था कि अगर डायना अपनी रॉयल मैरिज से निकल आती किसी तरीके से तो वो हो सकता है कि उससे शादी करने में भी इंटरेस्टेड हो जाती। और डायना के भी भाई डोडी भी आ गया तो डॉक्टर हसनाद भी आ गए, तो बड़ी उनकी तो मामलात थे। दो ही आया ऐसे वैसे, वो तीसरा तो जिससे शादी हुई वो था ना। वो तो उसने तो कभी मेरा ख्याल है पूछा ही नहीं ना मैडम को कि क्या तुम्हारी जिंदगी खुश है, ठीक हो नहीं हो। तो वो जो कहते हैं ना, पैसा आपको हर चीज नहीं दे देता, आपकी जहनी सेहत आपकी बहुत जरूरी है। डायना वाज अ वेरी, बहुत से इंटरव्यूज में पता चलता है कि जरा सैडनेस उनकी जिंदगी में थी, अनहैप्पी मैरिज थी उनकी। खैर बहरहाल तो हुआ ये कि वो शहरियत इसलिए नहीं मिली, हेरिड्स के ये मालिक है, मतलब उनका सबसे बड़ा स्टोर, और इतना बड़ा स्टोर कि आप उसको मॉल के बराबर समझें। और हेरिड्स के अलावा भी उनकी आई एम श्योर होंगी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स बरतानिया में। वो हेरिड्स खरीदा था तब भी उन पर रिश्वत वगैरह के इल्जाम लग गए। बस ये तो फिर दुश्मनी शुरू हो गई ना, बस फिर तो ये रॉयल फैमिली वर्सेस अल फायद ग्रुप हो गया। और डायना और डोडी के रिश्ते की वजह से इनको जो है असल में कहा यह जाता है, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि शरीयत नहीं मिली। बिल्कुल, वरना तो आप तो 4 लाख पाउंड शरीयत देते हैं यार, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। हम कोई पाकिस्तानियों को वैसे पसंद बड़ी थी डायना, और डायना का भी बड़ा रुझान था पाकिस्तान की तरफ। शी हैड अ हार्ट फॉर पीपल नीडी, जिनको कहते हैं। खानम के इफ्तिताह पर बड़ी वो आई मकबूल थी, आई थी। अच्छा, 2 सितंबर को इनका भी इंतकाल हो गया 94 बरस की उम्र में। और बेसिकली इनका इंतकाल जो है वो, अगर डेट्स की बात की जाए तो डोडी और डायना की मौत की 26वीं बरसी से एक दिन कबल हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अच्छा, आप हेरिड्स जाएं, अब एक और चीज़ है, इनको गुस्सा तो ज़ाहिर आता होगा। हेरिड्स जाएं तो हेरिड्स का जो बेसमेंट है बिल्कुल नीचे, आखिरी फ्लोर बिल्कुल, और वहाँ से फिर आप एग्जिट लेते हैं। अच्छा। और सबका चक्कर वहीं से तकरीबन मुकम्मल होता है जो भी जाता है। तो वो जब आप एग्जिट लेते हैं तो उस एग्जिट के पास, सीढ़ियों के पास 2 मुजस्समे सॉर्ट ऑफ खड़े हैं। वो डायना और डोडी के हैं। जिस तरह वो मेरा ख्याल है डांस करें, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो इस तरह से मुजस्मे हैं। वो आप बता सकते हैं कि ये तो डायना का और ये डोडी का मुजस्मा है। तो अब जब इस किस्म की चीज़ ज़ाहिर है वहाँ पर बरतानिया की सरजमीन पे ये हुई है तो उनको कहाँ पसंद आएगी कि ये हमारी जो बहू है, शाही बहू, उसके बारे में इस किस्म की ख्यालात रखने वाले लोग जो हैं वो उनको हम शरीयत दे। तो ये बड़ा तनाज़ा है इनका और इन फैमिलीज़ का आपस में बड़ा अरसा चलता रहा। अब तो खैर मेन सारे जो किरदार थे इस कहानी के सभी तकरीबन चल बसे। चले, खैर है, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी ये बताएं, आपका यूट्यूब का पासवर्ड क्या है? ये क्यों बताऊं मैं दुनिया के आगे? बता दें। किसका? ट्विटर का? ये तो बिल्कुल नहीं बता सकते। फेसबुक का बता दें, ईमेल का बता दें, कोई पासवर्ड तो बताएं। क्यों बताएं? पासवर्ड बहुत सारे लोग असल में बड़ा आसान सा रखते हैं। आसान ही रखना चाहिए ताकि याद रहे। ये जो अब ना अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, आसान होता है तो मसले भी तो बहुत सारे हो जाते हैं ना। अब अगर मैं आपका सिस्टम हैक कर लूँ या आपका ईमेल पे जाके आसान सा कोई पासवर्ड डालने की कोशिश करूँ और हैक हो जाए तो मुझे तो सब पता लग जाएगा, आपके करतूत कार्रवाइयाँ, बस जहाँ जहाँ आपने ईमेलें की हुई हैं, जहाँ जहाँ आपने जो है वो पासवर्ड्स अपने जो भी। लेकिन मैंने कोई न्यूक्लियर कोड नहीं भेजा ना, तो आप पढ़ लें। बस ये नुकसान मेरा सिर्फ ये होगा कि उसमें मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो रह जाएंगे। जो कोई अगर ईमेल स्पेशल रखी है या कोई खास है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीजें इधर उधर हो जाए। नुकसान जो है वो डॉक्यूमेंट्स का और कॉन्टैक्ट्स का होगा। बाकी तो एज सच कोई मेरे पास कोई न्यूक्लियर वो अब ये कोड नहीं है। हुआ क्या है? हाँ बताएं, क्या आपने पासवर्ड रख दिया था बड़ा आसान सा। बरतानवी वजीर आजम जो है, क्या नाम है उनका? ऋषि सुनाक। अब ऋषि सुनाक जो है उसने जुम्मे के रोज़ ग्रैंड शेप्स को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर किया। ठीक है। और वज़ीर दिफा साहब ने इंकिशाफ किया एक इंटरव्यू के दौरान कि 2007 में उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और जीमेल का उनका पासवर्ड क्या था? क्या था? भाई मुश्किल तरीन पासवर्ड रखा था उसने, 1 2 3 4।
वही तो, इतना अकलमंद आदमी, वजीर दिफा, और पासवर्ड क्या रखा हुआ है? 1 2 3 1 2 3 4 ये पासवर्ड था उसका जीमेल का। तो उसको हैक करना ऑब्वियसली किसी भी हैकर, क्या किसी बच्चे के लिए भी मुश्किल नहीं होता। जी, इस बात से पता चलता है कि ये मुल्क का वजीर दिफा बनने के अहल नहीं है। निकालो इसको। बिल्कुल, इसी बात से पता चलता है। जो अपने ईमेल का दिफा ना कर सके तो वो मुल्क का क्या दिफा करेगा? ऋषि साहब जागे जागे। अच्छा, फिर हैकर्स ने जब इसका अकाउंट हैक किया तो उसके अकाउंट से जाली पोस्ट शेयर की। उनके चैनल से एक ऐसा कमेंट भी हुआ जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो उन्होंने, मतलब बहुत सारे लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये खुद किया था उन्होंने, लेकिन बेसिकली उस वक्त वो थे शैडो हाउसिंग मिनिस्टर, और इस दौरान उन्होंने चैनल के हैक होने से मुतालिक उनसे तफ्तीश की गई थी। बाद में उनका चैनल वापस तो मिल गया, हैकर्स की वीडियोज़ और पोस्ट उन्होंने फिर चैनल से हटा दी थी। लेकिन देख ले भाई, 1 2 3 4 मत रखना, 5 6 7 8 रख लेना पासवर्ड, 1 2 3 4 ना रखना। ABCD कर लेंगे, ऐसे कुछ कर लेंगे। लेकिन ये है कि YouTube से ही मुझे एक और खबर भी देने का ख्याल आया। आप जी बताएं। वो ये है कि YouTube पर या प्रोग्रामों में भी, YouTube पे भी जाहिर है प्रोग्राम्स ही चल रहे होते हैं ना, प्रोग्राम टीवी पे होते हैं, YouTube के प्रोग्राम जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे होते हैं। तो अब यहाँ से तो ट्रांजिशन हो गई, यूट्यूब की तरफ हम चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग इन प्रोग्राम्स में आकर वो चीज़ कह रहे होते हैं जो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, और मतलब दर्स तो दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, नहीं होता। बिल्कुल। अब इसकी जो एक मिसाल है वो सामने आई है, और वो ये है कि परवरिश की टिप्स देने वाली एक अमेरिकन यूट्यूबर हैं, वो जो हैं खुद बड़ी एक जालिम माँ निकली। अच्छा। और उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे उनकी जो है ये सब सिलसिला, बड़ा लोगों ने उस पर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, बड़ा सोशल मीडिया पे ये शोर चल रहा है। यूट्यूब पर वालिदैन को बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के बारे में ये मशवरे देती थी। पेरेंटल गाइडेंस का इनका एक चैनल था, और ये जो माँ है ये खुद को बच्चों के साथ बड़ा बदसलूकी पर इनको हिरासत में अब ले लिया गया। और आलमी खबर रसाई इदारा है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में यूट्यूबर जो हैं, ये 41 साला रूबी फ्रैंक इनका नाम है, और इनके कारोबारी साथी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रूबी फ्रैंक काफ़ी बरसों से यूट्यूब पर एक अपना चैनल चला रही थी, और इस चैनल पर रूबी जो है वो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स की मालकिन थी एक तरह से, इतने सब्सक्राइबर्स थे इनके। और ये वालिदैन को बच्चों की परवरिश करने के तरीके, खुराक कैसे देनी है, हिफाजत कैसे करनी है वगैरह वगैरह, इस हिसाब से टिप्स देती थी। लेकिन इसका खुद बिल्कुल ही ऑपोजिट कर रही होती थी ये। और इनकी ज़ाहिर शिकायत सामने आई, और इनका जो 12 साला बेटा है वो शदीद भूख की हालत में अपने घर की खिड़की से कूद कर पड़ोसियों के घर जा पहुंचा और खाना मांगने लगा वहाँ से। तो फिर जाहिर है ये चीज़ मंजर आम पर आई। बच्चे की जो कलाइयाँ हैं उस पर मतलब एक तरह से टेप लगी हुई थी और नील पड़ गया था। तो ये सारा सिलसिला जो है हुआ। तो बेसिकली शी इज एन इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट, और नेग्लिजेंट। बेसिकली उसने बांध वगैरह के रखा हुआ था ना, उसने टेप जो थी वो बच्चे को बांध के रखा हुआ था। मुबैना तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको शायद बांध के रखा हुआ था, बस तो फिर निकला किसी भी तरीके से। फिर पड़ोसियों ने उसको खाना दिया, और वो खाया ऐसे उसने कि जैसे वो काफी दिन से भूखा हो। खुराक की कमी का शिकार था वो बच्चा। और फिर पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया, सारी सूरत हाल पुलिस को बताई। फिर वो पुलिस जब आई, वहाँ से उसकी 10 साल की बेटी भी बरामद हुई, और वो भी खुराक की कमी का शिकार थी। बिल्कुल। तो ये खातून जो है दुनिया को पेरेंटिंग सिखा रही है, अपना इनका ये आलम था। तो खैर बहरहाल अब चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेज दिया बच्चों को। हाँ जी, वो सर्विसेज उनकी अब ली जाएंगी बच्चों के लिए। और पुलिस पर जो है रूबी फ्रैंक को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, और उनके साथी को भी, बिजनेस का जो पार्टनर है उनका। और अब ये देखना है कि इसका सिलसिले का होगा क्या। अगर हमें इसके हवाले से मजीद खबरें आएंगी तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। भाई ये बड़ी अजीब सी बात है। अजीब सी बात है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो बात कह रहे होते हैं वो बस वो कर नहीं रहे होते। और हमारे यहाँ पर जनरली मीडिया पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनका मामला बिल्कुल ही अलग होता है। जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, कॉल और फेल में तजाद जिसको हम कहते हैं। ऐसा ही है। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। और आप क्या करने लगे हैं? ब्रेक ले रहा हूँ, करके दिखाता हूँ। ऐसी की तैसी किसी की कोई रोक सकता है तो रोक ले। नहीं, हमने क्यों रोकना भाई, ब्रेक पे जाएंगे। लो भाई ब्रेक, मैंने कह दिया लो लो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेहंदी कब कब लगाई जाती है? शादियों पे, ठीक है, ईदों पे, ठीक है, और शुगल में। बस, और शुगल में। ये 3 आपने अहम तरीन मकासद बयान किए हैं मेहंदी के इस्तेमाल। मेहंदी के इस्तेमाल। अच्छा, हेयर डाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे हेयर डाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, खवातीन मर्द। 4 मकसद हो गए। 4 मकासद। अब एक नया मकसद जो है वो आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। एक खातून है
जिनका नाम है सारा वज़ीर। सही है। और ये बुनियादी तौर पर करती ये हैं कि मेहंदी के जो डिज़ाइंस होते हैं बड़े खूबसूरत से, वो बनाती हैं उन मरीज़ बच्चों के सरों पर कि जिनको कैंसर की वजह से केमोथेरेपी का प्रोसेस से वो गुजर रहे होते हैं। अच्छा। और जाहिर है उनके बाल झड़ जाते हैं और उनको खुशियाँ देने के लिए सारा वज़ीर ने ये काम शुरू किया है कि वो जाती हैं उनके पास और उनके सरों पर बड़े खूबसूरत से क्यूट से डिज़ाइन बनाती हैं। तो आइए मिलते हैं सारा वज़ीर से। अस्सलाम वालेकुम सारा, क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सारा। आप बताएं कि ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया, आप बच्चों के जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके सरों पर मेहंदी लगाने का? एक्चुअली काफ़ी साल पहले एक टोरंटो की ऑर्गेनाइजेशन थी कॉल्ड हेना हील्स। उन्होंने कंपटीशन किया था। कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था कि वो कनाडा में जो औरतें होती थी जिनके who were going through कीमोथेरेपी, तो वो उनके सरों पे बहुत ही खूबसूरत से क्राउन्स जैसे डिज़ाइंस बनाते थे और उनको पूरा कंप्लीट मेकओवर देते थे। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था एंड मैंने उनकी कंपटीशन में पार्ट लिया एंड जो मेरा डिज़ाइन जीत गया था, तो उस डिज़ाइन को उन्होंने वहीं पर एक बंदी के हेड पे इम्प्लीमेंट किया। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ये चीज़ हमें पाकिस्तान में और हांगकांग में करनी चाहिए। तो एक्चुअली जो पहला क्राउन था वो हांगकांग में मैंने किया था, बट देन आई केम टू कराची और वहाँ पे BBC न्यूज़ के ज़रिए मुझे चांस मिला इंडस हॉस्पिटल में जाने का। तो इंडस हॉस्पिटल में हमने हेना क्राउन्स करे और एक्चुअली वो पहला क्राउन बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि सर पे मेहंदी क्यों लगेगी भाई, लाइक सर पे तो नहीं लगती मेहंदी। और एक्चुअली बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि नहीं आप इनके हाथ पे लगाते हैं, आप इनके सर पे ना लगाएं। तो उनको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाएं, फिर उनको थोड़ा सा समझाया और उन्होंने फिर अलाउ किया। तो जब हमने वो पहले बच्चे को लगाया, लिटरली उसने जब अपना चेहरा देखा, उसने जब अपना सर देखा, she was so happy। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बॉल्ड सर पे जो वो छुपाती रहती थी विग्स के जरिए और प्रोस्थेटिक गंदे मटेरियल, लाइक the wigs aren't nice, obviously wigs don't feel good। तो अब उसको लगा कि उसको अपना सर छुपाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हाथों पे मेहंदी लगा के लोगों को शौक से खुशी से दिखाते हैं। So she felt कि वो अब सर पे एक ताज उसने पहना हुआ है। तो वहाँ से मेहंदी के ताज का कॉन्सेप्ट और नाम और इनिशिएटिव शुरू हुआ और उसकी खुशी में वाकई मैं आपको नहीं बयान कर सकती। और उसकी जो अम्मी थी वो उसको इतना खुश देख के वो रोने लगी, उन्होंने गले लगाया और बस वो उस एक्सपीरियंस से जो मुझे दिल से खुशी मिली है, जो दिल से एक फीलिंग आई है कि यार हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये बच्चे जिनका इतना बुरा टाइम हो रहा है हॉस्पिटल में, जो रोज के रोज उनको ड्रिप्स लग रही हैं, ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, दिस इज जस्ट समथिंग कि वो छोटा सा खुशी का पल आप उनको दे रहे हो। तो यहाँ से ये आइडिया डेवलप हुआ और उसके बाद जब अगली दफ़ा मैं इंडस गई तो मैं अकेली नहीं गई, फिर हम पूरी टीम को लेके गए साथ और वहाँ पे हमने उन बच्चों के लिए वॉफल स्टेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टेशन, मेकओवर सेशन, टीम बुलाई जो उनको मेकअप और वो करी थी, फिर उनकी ज्वेलरी पहनाई उनको, फिर फोटोग्राफर था हमारे साथ, तो उन्होंने जो है उन बच्चों की पिक्चर्स ली अपने पेरेंट्स के साथ। और सबसे बेस्ट बात, वो उसी वक्त वो पिक्चर उनको प्रिंट करके मिली फ्रेम में और वो उस पिक्चर को अपने साथ घर ले जा सके। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये जो बच्चे आते हैं वो बहुत ही दूर दूर की गांव से आते हैं, तो उनको अक्सर ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत कम मिलती हैं। जी। तो उस पूरे इवेंट को हमने मेहंदी का ताज का नाम दे के प्रमोट किया और इतने स्पॉन्सर्स मिले हमें जो अपना टाइम खुशी से देना चाहते थे इस कॉज के लिए। हमने उनके लिए गुडी बैग्स बनाए, उन गुडी बैग्स में बहुत सारी मज़े की चीज़ें थी, खाने पीने की, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, बुक्स थी, स्टोरी बुक्स, टॉयज,
और ये सारी चीज़ें वॉलंटियर्स और स्पॉन्सर्स के थ्रू थी। तो इससे हम लाइक इट वाज़न्ट मनी मेकिंग, ये सिर्फ एक वॉलंटरी इवेंट है जो मैं होस्ट करती थी कराची में, एंड सैडली अब जो मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ। आपके साथ बाकी लोग कितने थे, कैसे शामिल हुए, और अब ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ रहा है या अभी थमा हुआ सिलसिला है? नहीं, एक्चुअली बहुत एक्साइटेडली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये सिलसिला मेरी कुछ मेहंदी आर्टिस्ट, कुछ हैना आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जिनकी मैं मेंटोर रह चुकी हूँ, वो ये चीज़ डिफरेंट शहरों में कर रही हैं पाकिस्तान के। तो अब अगला इवेंट जो हो रहा है वो इस्लामाबाद में हो रहा है एट द चिल्ड्रंस कैंसर फाउंडेशन, और ये ऑर्गेनाइज कर रही हैं हैना बाय अरीशा। तो अरीशा नाम के एक हैना आर्टिस्ट हैं, एंड ये मार्केट कैसे करते हैं, वॉलंटियर्स कैसे आते हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के ज़रिए इस इवेंट के बारे में प्रमोट करती थी, पोस्ट करती थी, और उससे मैं इनवाइट करती थी लोगों को कि जिन को वॉलंटियर करना है या किसी को कोई स्पॉन्सर करनी है, कोई चीज़, कोई कपकेक्स, कोई भी आइटम, तो वो जो है उस चैनल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और देन वी वुड कलेक्ट एवरीथिंग, और फिर हम जो है रात को बैठ के गुडी बैग्स बनाते थे सारे। तो अच्छे खासे लाइक द लास्ट इवेंट वी डिड, उसमें हमारे पास कोई 30 वॉलंटियर्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह गुडी बैग में ऑलमोस्ट कोई 50 अलग अलग स्पॉन्सर्स के आइटम्स थे। सो यू कैन इमेजिन वो बच्चे को एक तो वो ऑलरेडी खुशी और जॉय मिल रहा है उस इवेंट में पार्टिसिपेट करके, और फिर वो घर ले जा रहे हैं यू नो प्यारा सा एक बैग जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए। तो उनको एक अलग ही तरह का उससे खुशी मिलती है, और वो करने से लाइक नॉट जस्ट मी, जितने भी मेरे साथ वॉलंटियर्स थे, उन सब का यही कहना था कि इस तरह की फीलिंग हमें पहले कभी नहीं आई, और यू नो हमें और करनी है ऐसी चीज़ें। तो या इट वाज वेरी गुड। भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि जिस तरीके से आपने बताया कि अब आप कराची में पहले आपने किया, फिर उसके बाद अब इस्लामाबाद में कर रही हैं, तो ये जो सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाने का इरादा है, या कहाँ इसको आप इन फ्यूचर देखती हैं, कैसे ये मज़ीद इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? ऑनेस्टली आई थिंक कि हर शहर में ये चीज़ हम कर सकते हैं, इवन दो मैं वहाँ नहीं हूँ, बट मेहंदी के ताज के नाम से आई कैन स्टिल सपोर्ट दैम। और जो आर्टिस्ट ये करना चाह रही हैं, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं लाहौर में, हैदराबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, कराची में, जो इस सिलसिले को कंटिन्यू करना चाह रही हैं, तो फॉर श्योर ये बिल्कुल यू नो मेरे जाने से ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बिल्कुल भाई, और थोड़ी सी उनकी बिल्कुल, और मतलब जाहिर है डिप्रेशन का माहौल होता है हॉस्पिटल्स में, उनकी लाइफ में तब्दीलियां आ रही हैं, उनकी बॉडी में तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें थोड़ी सी देर के लिए आपने उनको ये भुला दिया कि भाई वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, और एक एक्टिविटी में उनको एंगेज कर दिया। तो दिस इज़ अमेजिंग, मतलब बहुत ज़बरदस्त ये काम है जो आप शुरू कर बैठी हैं, और अब जाहिर है इंशाल्लाह ये आगे फैलता रहेगा इसी तरह। थैंक यू सारा, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बिजली के बिलों से सताए आवाम अब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके बिजली के बिल कम आएँ, और उसमें एक बेहतरीन तरीका ये करने का ये है कि आप इंसानों को समझने के बजाय, बिलों को समझने के बजाय बिजली के आलात को समझने की कोशिश करें। आलात किस तरह से काम करते हैं, किस मोमेंट पे वो कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कितने यूनिट हमारे घरों में इस्त्री इस्तेमाल करती है, स्प्लिट एयर कंडीशन इस्तेमाल करता है, टीवी कितने यूनिट इस्तेमाल करता है, और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं और बिजली का इस्तेमाल हो रहा होता है, इस पे हमने करनी है आज खुसूसी बात। बेसिकली उस बिजली के इस्तेमाल को कम कर सकते और बिजली के बिल को कम कर लें। हमारे साथ मौजूद है जी रिजवान इरफान साहब, प्रेसिडेंट है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी वालेकुम सलाम।
रिजवान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो क्या ख्याल है हम इस तरह शुरू करें कि एक एक अप्लायंस के बारे में आपसे पूछते रहें और आप हमें बताते रहें कि ये अप्लायंस कितनी बिजली इस्तेमाल करता है और एक यूनिट ये कितनी देर में जलाता है? ठीक है, ऐसा कर लें? जी 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 बिल्कुल, बस ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। तो इस्त्री से आगाज कर लेते हैं सर। चले, हाँ, सबसे ज़्यादा इस्त्री की जाती है। हाँ। हमारे घरों में कपड़े इस्त्री करना मामूल का काम है। इस्त्री एक यूनिट किस तरह जलाती है, वो कितनी देर में जलाती है और उसको कैसे कम किया जा सकता है? ठीक है, एक इस्त्री का ये सिलसिला है कि इस्त्री हज़ार वाट की भी होती है और जो आम जो आप जो इस्त्री इस्तेमाल करते हैं 6 पाउंड की, वो तकरीबन 2000 वाट की होती है। अगर 2000 वाट की जो अगर इस्त्री है वो अगर 1 घंटे चलती है, वो एक घंटे में जो है वो 2 यूनिट इस्तेमाल करेगी। वो इसका ये रेशो है, इसमें आता है। बिल्कुल सही है, 1 घंटे में 2 यूनिट बिजली। नॉर्मली हमारे पास जो इस्त्री होती है वो 2000 वाट वाली होती है, तो हम 1000 वाली नहीं रह सकते क्या? नहीं, 1000 वाली जो है वो छोटी होती है और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो लोग भारी इस्त्री इस्तेमाल करते हैं। वो जो 6 पाउंड की होती है आम ना, वो 2000 वाट की होती है। वो 2000 वाट की जो है, अब अगर 1 घंटा इस्तेमाल करेंगे तो आप तकरीबन कोई 2 यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसमें। सही है, यानी कि अगर हम आधा घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट चलेगा उस 2000 वाट वाली इस्त्री का। हाँ, और अगर किसी की बहुत हैवी ड्यूटी नहीं है घर में इस्त्री के कपड़ों की, तो फिर आप छोटी वाली इस्त्री इस्तेमाल करें, जिसपे कि आप अपना जोर ज्यादा डालें, इस्त्री का वजन कम हो। अगली डिवाइस फ्रिज भाई, फ्रिज भी जाहिर है ज़रूरी है, गर्मी शदीद है। फ्रिज बताइए कितना इस्तेमाल करता है बिजली के यूनिट? देखिए, फ्रिज जो है मीडियम साइज़ का तकरीबन कोई 700 वाट का होता है। वो 700 वाट जो है, अगर आप तकरीबन कोई 1 घंटा चलाते हैं, वो तकरीबन कोई आप समझ सकते हैं कोई 70.7 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करता है अपना फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो है। आप एक रेशियो आप समझ लें कि ये जो तकरीबन कोई 1000 वाट जो चीज़ होगी, वो अगर 1 घंटे चलेगी तो तकरीबन 1 यूनिट इस्तेमाल करेगी। इसी तरह जो मैं आपको बताता चलूँ, आप दूसरी चीज़ें पूछ रहे हैं तो मैं आपको कंटिन्यू करता रहूँगा। और अगर वो पूरा दिन चलेगी, एक पंखा है, एक पंखा जैसे हाँ, अगर पूरा दिन चलेगी, जिस तरह फ्रिज और डीप फ्रीजर दोनों को मिला के बता दें, किसी के घर में डीप फ्रीजर भी है, फ्रिज भी है, अगर वो पूरा दिन जाहिर है चलता रहता है, तो वो कितने यूनिट इस्तेमाल होंगे? देखिए, यूनिट का मैंने आपको बताया ना कि हर 1000 वाट वाली जो है पूरी 1 यूनिट इस्तेमाल करेगी पर आवर। अगर 700 जो है वाट है, उसके हिसाब से आप लगाते रहें तो आप तकरीबन कोई 12 घंटे लगाते हैं तो तकरीबन कोई आप समझ लें कोई 10 से 12 यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर सकती है बिजली। जो है वो तकरीबन कोई 0.7% जो है बिजली इस्तेमाल होती है इसमें, अगर 700 वाट तो 0.7% है 1000 वाट के हिसाब से। अच्छा, अब एक और डिवाइस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसके बारे में सब टेंशन में आजकल, वो है एसी। एसी की क्या कहानी है? देखिए, एसी जो है जैसे 1 टन का जो है वो 1400 वाट का होता है। इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो एसी 1400 वाट का होता है इन्वर्टर, और 1.5 टन का जो होता है वो 2200 वाट का होता है। और एसी जो 1 टन 1400 वाट है, वो अगर 1 घंटे इस्तेमाल होता है सॉरी वो 1.4 यूनिट इस्तेमाल करेगा। अगर 1 टन का एसी इन्वर्टर वाला चल रहा है 1 घंटा, तो 1.4 यूनिट जो है वो बिजली इस्तेमाल होगी। और बनस्बत 1.5 टन के 1.5 टन अगर 1 घंटा चलता है तो 2.2 यूनिट जो है वो बिजली इस्तेमाल होगी इसमें। और आम वाले जो स्प्लिट एयर कंडीशन है, जो इन्वर्टर नहीं है, वो उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए, आप ज़्यादातर लोग जो है इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं एसी। वो जो बगैर इन्वर्टर के, तो जिनके यहाँ अगर उनको बिजली का प्रॉब्लम नहीं है तो वो इस्तेमाल करते हैं। लोग ज़्यादातर जो है वो जो है इन्वर्टर पे आ गए और वो यही इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, अंदाजन तो बताएं ना, इन्वर्टर की कीमत आपको पता है 3 लाख 2.5 लाख रुपए हो गई है। हर बंदा तो नहीं बदल सकता ना, पुराना चल रहा है वो घंटा लगा लेते हैं और 4 घंटे बेचारे गर्मी में उसी की ठंडक में गुजारा करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे मुल्क में। बिल्कुल, असल में वजह बताऊं, बहुत सी जो अब ये जो आप बता रहा हूँ ना आपको, नॉन इन्वर्टर एसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गए, क्योंकि मैं मार्केट में होता हूँ। अब वो लोग ख़रीदते ही नहीं है, क्योंकि बिजली वैसे ही इतनी महंगी हो गई है। उसके हिसाब से ज़्यादातर लोग जो है वो इन्वर्टर पे आ गए हैं और इन्वर्टर वाले जो है आप एसी इस्तेमाल करते हैं।
हमारे यहाँ जो है वो 1 टन का अगर नॉन इन्वर्टर लेते हैं वो तकरीबन कोई सही है, ले लेंगे, अभी ले लेंगे, लेकिन कोई यूनिट तो बताएं। 1800 यूनिट ने। देख यूनिट में आपको बताया ना मैंने कि ये यूनिट जो है वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि ये मतलब पर वॉट देखिए पर 1800 तकरीबन कोई है एक 1.8 समझ सकती हैं आप, 1 घंटे में 1.8 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेगा। सही है। अच्छा, ऐसा भी होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एसी ही लगाते हैं और जैसे ही 10-15 मिनट में कमरा ठंडा हो जाता है उसको बंद कर देते हैं, बजाय इसके कि वो पूरा घंटा 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलता रहे, वो उसको ऑन ऑफ करते रहते हैं। मतलब हर 15-20 मिनट बाद कमरा गर्म होगा फिर ऑन कर लेंगे, फिर ठंडा होगा वो ऑन कर लेंगे। तो क्या ये ऑन ऑफ करने में तो नहीं बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती बनिस्बत जो 26 पे वो एक पूरा घंटा ही चलता है? नहीं, बिजली बिल्कुल इस पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो जब स्टार्ट होता है वो रनिंग एम्पियर ही लेता है, वो उसके हिसाब से फिर जो है वो अपना टेम्परेचर जो है कंट्रोल करता है। अगर आप इसी तरह अगर 15-20 मिनट या 1 घंटा आप चला के बंद करेंगे तो वो उससे भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही है, उससे जो यूनिट आपके बढ़ेंगे। तो आप जो है उसको तकरीबन कोई कम से कम मैक्सिमम जो है 3 घंटे तो कम से कम उसको चलाएं 26 पे, ताकि वो रूम का टेम्परेचर 26 पे लेके आए, तो फिर आप बंद कर सकते हैं उसको। ठीक है, यानी कि एसी को बार बार ऑन ऑफ करने से जल्दी बिजली ज्यादा खर्च होती है। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, अब और कौन सा डिवाइस? माइक्रोवेव, बिल्कुल, टीवी और माइक्रोवेव। हाँ, माइक्रोवेव का बताएं पहले। माइक्रोवेव में आपको बता चलूँ, माइक्रोवेव जो है वो 1500 वाट के भी आते हैं और इसी तरह जो है वो 1000 वाट के भी आते हैं। 1000 वाट का जो है वही मैंने आपको सिस्टम पहले बता दिया कि एक घंटा आप चलाएंगे तो वो 1 यूनिट इस्तेमाल करेगा। 1500 अगर वाट का अगर माइक्रोवेव है वो तकरीबन कोई 1.5 यूनिट जो है पर आवर इस्तेमाल करेंगे आप, उसका यूनिट आएगा सर। ठीक सही है। और टीवी और ये जो, हाँ पहले आप टीवी का बताएं फिर मैं अगली डिवाइस पे भी आती हूँ। जी, टीवी जो मैक्सिमम होता है वो आप समझ सकते हैं कोई तकरीबन आपका कोई 500 वाट का भी होता है और इसमें हज़ार वाट के भी होते हैं इसमें। इसी तरह छोटे छोटे डिवाइस होते हैं वो भी तकरीबन कोई पर आवर जो है वो आप जो है 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ पंखा जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पंखा आपने शायद अभी पंखा जो है वो तकरीबन कोई 120 पर आना है। बिल्कुल जी सोने बताइए। पंखा ज़्यादातर हमारे पंखा इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा दिन चलता रहता है। यूजुअली ये होता है तकरीबन कम 80 80 वाट से तकरीबन 120 वाट तक के अभी पंखे आ रहे हैं। जो मैं पुरानी की बात कर रहा हूँ, अभी ज़्यादातर जो है वो AC DC वाट के जो आ रहे हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो अभी मैं आपको पुराने पंखे जो हमारे यहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ये कम से कम 120 वाट का होता है। 120 वाट का पंखा अगर 12 घंटे चलता है तो 1.2 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करता है बिजली। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक दिन में ये तकरीबन 2.5 यूनिट इस्तेमाल करेगा एक पंखा आपका। तो अगर आपके मिसाल के तौर पे 4 कमरे हैं तो 8-10 मतलब यूनिट हो गए, 10 यूनिट आपके इस्तेमाल हो जाएंगे पूरे दिन में। 24 घंटे में 4 पंखों के हिसाब से नॉर्मली 4 कमरों का अगर एक घर है मिडिल क्लास फैमिली का। सही है। अच्छा, और अब जो ये हमारे मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स और लैपटॉप्स, इनकी चार्जिंग है और ये सारा सिलसिला है। जो चार्जिंग के लिए जो डिवाइसेस हम कनेक्ट कर लेते हैं बिजली से और वो चार्ज होता रहता है 2 घंटे या 3 घंटे में मिनिमम, तो उसका क्या सीन है? वो कितने यूनिट खाती है बिजली? देखिए वो तो 220 वाट्स के होते हैं एडाप्टर जो होते हैं, वो आप समझ सकते हैं कोई 1 घंटा अगर आप चार्ज करती हैं तो 0.220 जो है उसका रेशो होता है पर यूनिट का। लेकिन हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग जो है वो एडाप्टर लगा के इलेक्ट्रिक पे भूल जाते हैं और वो निकालते नहीं हैं। वो कहता है बस वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है, उसमें भी जो है वो बिजली इस्तेमाल होती है, वो भी ज़ाया हो रही है बिजली, क्योंकि वो कहना वो ले रहा है इलेक्ट्रिक तो ले रहा है लेकिन आगे दे नहीं रहा उससे, लेकिन बिजली जो है वो आपकी खर्च होती है और यूनिट में इजाफा होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यानी कि आगे मोबाइल कनेक्टेड ना भी हो तो आप उसका फोन का जो चार्जिंग का एडाप्टर है उसको बटन ऑफ ही रखें, उसको ऑन ना छोड़ा करें। हम तो लगा रहते हैं वो सारा दिन, बस तो आपके बिजली के बिल इस वजह से जी बिल्कुल ज्यादा आते हैं। मुझे ये बताएं, बिल्कुल ऐसे बहुत से लोग एडाप्टर लगा के छोड़ देते हैं कि हमने लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनके प्लग लगे हुए होते हैं
और बटन उसका ऑन होता है और डिवाइस इस्तेमाल नहीं हो रही होती, टीवी जैसे जी रिमोट से ऑफ कर दिया आपने। रिमोट से ऑफ कर दिया। टीवी रिमोट से ऑफ करने में वो उसकी जो एक स्टैंड बाय की लाइट है वो जलती रहती है और उसका जो कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ होता है, तो क्या वो भी बिजली खा रहा होता है उस वक्त? बिल्कुल ले रहा होता है, बिल्कुल बिजली ले रहा होता है, क्योंकि वो स्टैंड बाय पे होता है, वो बिजली ले रहा होता है। उसको तो कम्प्लीटली जो है वो बटन ऑफ करना चाहिए ताकि आपकी बिजली जो से बचे। अच्छा, अगर वो स्टैंड बाय मोड पे हम ना डालें और वैसे टीवी को उसके बटन से ऑफ कर दें, लेकिन वो जो उसका प्लग है वो लगा हुआ है सॉकेट में और उस सॉकेट का बटन ऑन है, तो भी क्या वो बिजली खाएगा? नहीं, बिजली नहीं खाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है कि कोई जो है अर्थ पे प्रॉब्लम हो या कोई हमारी इलेक्ट्रिक का कोई मसला हो अगर वायरिंग में, तो फिर वो उस पर मतलब चार्ज करेगा, वरना ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं कि जिनको आप डिवाइस को ऑफ कर दें, मिसाल के तौर पे आपने स्विच ऑफ कर दिया उस मशीन का, लेकिन आपका जो सॉकेट है उसके अंदर वो प्लग लगा हुआ है और सॉकेट का बटन ऑन है, तो ये वो तो फिर एक्सटेंशन वायर जो आपने लगाई हुई है उसकी आप बात करें। सॉकेट जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की जबान में सॉकेट कहा जाता है उसको। सॉकेट का तो बटन आपने बंद कर दिया ना? नहीं किया हमने बंद, मैं कह रहा हूँ अगर वो चलता रहेगा तो आगे डिवाइस भी ऑन ही होगी, फिर ऑफ कैसे होगी? बहुत सारी डिवाइस ऐसी होती है जो ऑफ कर सकते हैं आप, नॉर्मली डिवाइस आपने ऑफ कर दी, सिर्फ प्लग। मिसाल से समझाए ना आवाम को, कौन सी डिवाइस ऐसी निकाल लेंगे, उनके घरों पे बहुत सारी डिवाइस लगी नहीं, अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो बहुत सारे लोगों को ये डिवाइस नहीं समझ आ रही जो सॉकेट से ऑफ हो जाए लेकिन आगे से वो ऑन हो। जैसे आपकी ब्लेंडर मशीन है, अब ब्लेंडर मशीन के अंदर बटन होता है ऑन ऑफ करने का, आपने ऑफ किया उसको, लेकिन उसका जो प्लग है वो लगा हुआ है सॉकेट के अंदर और उसके अंदर बटन जल रहा है, बटन ऑन है, तो फिर तो बिजली इस्तेमाल हो रही है। जी फिर तो बिजली इस्तेमाल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इरफान साहब, आपका वक्त दिया आपने और हमें बताया कि कौन कौन सी डिवाइसेस कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिवाइस हम कम इस्तेमाल करें, ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें तो बिजली का बिल कम आएगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कहते हैं चेंज हमेशा ऊपर से आता है या टॉप टू बॉटम जब चेंज आता है तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसका फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जब आपको नज़र आता है माशरे में कि हाँ वो लोग जो कि एक ख़ास स्टेटस पर मौजूद हैं, जब वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो फिर हम सब भी उस पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बिल्कुल, और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं और हमारे टॉप के जो लीडरान हैं या टॉप के जो अरबाब इख्तियार है जब वो करते हैं तो आप भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये काम तो मैं भी नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर हमने सदर पाकिस्तान के साथ जब थोड़ा सा वक्त गुजारा और उनके साथ हमने इंटरव्यूज़ किए और उनको ज़रा लाइव कवर की उनकी आफ्टर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उनके साथ हमने दौरा किया लंगर खानों का, और वो लंगर खानों में जिस तरह से लोगों से बात कर रहे थे, जिस तरह से उनके साथ बैठ के उन्होंने दाल और रोटी खाई, तो शुरू में हम ये सोच रहे थे जाने से पहले, मेरे जहन में कम अज़ कम ये था, वैसे का मैं नहीं कुछ कह सकती, मेरे जहन में ये था कि भाई पता नहीं खाने की क्वालिटी कैसी होगी, खाना खाएं ना खाएं। साफ़ सुथरी जगह थी, सदर साहब जाकर बैठ गए, आपको खुद कुछ चीज़ें बड़े लोगों को देखकर शर्मिंदा कर देती हैं कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फिर हम भी साथ उनके बैठे और हमने भी वही दाल और रोटी उनके साथ खाई, और वो लोग जो वहाँ पर आए हुए थे जिनके पास उस वक्त खाने के पैसे नहीं थे या वो उस वक्त नहीं अफोर्ड कर सकते थे, जो वहाँ बैठे थे, यकीन जानिए उनके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान था जब सदर साहब उनसे ये बात कर रहे थे या पूछ रहे थे कि भाई ठीक है खाना आते हो, क्वालिटी सही है, ज़िंदगी में गुजारा कैसे करते हो, जिस तरह एक अपना कोई उनसे उनकी ज़िंदगी का हाल पूछ रहा। अब एक किरदार तो होता है सदर ममलिकत का, लेकिन उनके साथ उनकी जो बेटर हाफ जो होती हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार होता है, और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है खातून अव्वल की, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए काम करना है, मसाइल के बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर काम किया गया है। तो खातून अव्वल जो है उनकी भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां खातून अव्वल ने कैसे निभाई और क्या क्या हो रहा है, इसी हवाले से ये हमारा ख़ास सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। अब जितनी मरतबा हमारी आपसे मुलाकात हुई है, अक्सर औकात जो है वो ये सोशल इनिशिएटिव्स के ही हवाले से कि अभी कोई इवेंट हो प्रेसिडेंट हाउस में या हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू हो। अब एक अरसा आपने गुजार लिया, तो आज हम थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे कि क्या क्या हो गया है, किस डोमेन में हुआ है, और अब आगे व्हाट इज वेटिंग फॉर द फ्यूचर। तो हम कहाँ से शुरू करें?
नहीं, आप यही सोचिए मेरे ख्याल में हो कि 5 साल में हमने क्या किया। ठीक है, थोड़ा सा तब्दीली लाने की कोशिश करें। लेकिन फिर वो हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं ना, जब आए थे प्रेसिडेंसी में और प्लान्स बन रहे थे, जाहिर है सदर साहब के दिल के करीब कोई इनिशिएटिव होगा, आपके दिल के करीब कोई होगा, और पिंकटोबर हमने आपके साथ बहुत मनाया। असल में तो ये था कि मैं शुरू से चैरिटी छोटे मोटे करती रहती थी। बेसिकली मैं एजुकेशन में ज़्यादा करती थी, क्योंकि मुझे ये ख्याल था कि एजुकेशन पाकिस्तान में होना मुल्क में बहुत ज़रूरी है, और उसी की वजह से अभी भी देखिए कि कितने मुझे ज़रा सा वो 2.5 करोड़ शायद बच्चे जो कि घर से स्कूल से बाहर है, आउट ऑफ स्कूल है, तो कितनी ज़्यादती है, और वो जनरेशन का क्या बनेगा। बिल्कुल। हाँ, तो एजुकेशन पे मैंने शुरू किया, मगर जब यहाँ आई तो एजुकेशन के साथ साथ मुझे ये ख्याल हुआ कि औरतों के हुकूक के लिए भी बात करनी चाहिए ना, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और बहुत सारे इश्यूज थे। मगर जब काफ़ी मैंने देखा तो पता ये चला कि ब्रेस्ट कैंसर से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, तो उसको हमने पिक किया। जैसे आप शुरू से हम कह रहे हैं कि 48-45 क्यों, जल्दी फैलने वाली ये डिज़ीज़ है, और अगर ज़रा सी भी देर हो जाती है तो नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मेंटली भी होता है, फाइनेंशियली भी होता है, हर तरह से होता है ना। तो हमने इसको पिक किया कि चलो अपनी बहनों के लिए, जब सारी दुनिया में जल्दी अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर है तो रिकवरी 98-99 पर, और हमारे यहाँ 45-48%, तो आधी, और 50% पॉपुलेशन तो हमारी बहनों की है। बिल्कुल। तो अब हम क्या करें, तो उसके लिए हमने अवेयरनेस आप लोगों के साथ शुरू करी, जिसका मेरा ख्याल में अब थोड़ी सी हमें ये खुशी महसूस होती है कि हम जहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे बहुत आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में यही हमारी कामयाबी, अर्ली डायग्नोस होगा तो सारी चीज़ें, मसाइल कम होंगे ना, तकलीफ से दूर कम जाएंगी, और पैसे भी कम खर्च होंगे, बहुत सारे मसाइल हैं जो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो पहला तो यही है, सही है, एक ये प्लान था और ये टारगेट भी एक तरह से अचीव हो गया। जी, मगर उसमें मैं यही कहूँ कि मीडिया ने बहुत साथ दिया, कि हम जहाँ जाते थे वहाँ मीडिया होता था, कवरेज होती थी। मगर इस दफ़ा मैं ये भी सवाल आपसे करूंगी कि मैंने 5 साल ये किया, आप लोगों ने इस ब्रेस्ट कैंसर पे क्या किया, कितना हिस्सा मिलाया, और अब आगे क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। तो आज अब की मैंने ये सोचा था आप लोगों से आखिरी में ये सवाल भी जरूर करूं, तभी याद आ गया। रोल चेंज हो गया, सीट चेंज हुए बगैर रोल चेंज हो गया। अगर कोई हर्ज नहीं कि अगर हम 5 साल से लगे हुए, तो मीडिया कर तो रहा है उठा, मगर इसमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा अपना ये है कि बार बार आप नहीं करेंगे, जैसे नमाज है, 5 वक्त अत्तहियात क्यों पढ़ते हैं, हाँ, तो इसीलिए हम हर चीज़ को जब तक बार बार नहीं कहेंगे नहीं ठीक हो सकता। बिल्कुल, ये मैं समझ, और उसमें मीडिया का किरदार सबसे, उसमें मीडिया का किरदार तो इसलिए है कि हम तो 100-200 हज़ार लोगों में गए, आप तो पूरे मुल्क में फैला सकते हैं ना। हाँ, फैलाते भी, जैसे इस टीवी पे बहुत बहनें देख रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आप और बताइए। तो एक तो ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब ब्रेस्ट कैंसर की ही अवेयरनेस को अगर हम सिर्फ ये देखें कि अब फ्यूचर में इसके लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लान में है आप लोगों का, क्योंकि ज़ाहिर अब टेन्योर तो कम रह गया, लेकिन एक रास्ता दिखा देते हैं। मैं जब आई तो मेरे ख्याल में लोगों को ये एहसास था कि ये चंद दिन की बात है और ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मगर मैं जब काम शुरू करती हूँ तो थोड़ा बहुत कोशिश हम ये करते हैं कि करना चाहिए ना, मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि करते रहे, और अभी भी ये इरादा है कि इसको आगे लेके चलते रहेंगे। आप लोगों का साथ रहेगा तो चलते रहेंगे, और हर हॉस्पिटल्स में कोशिश, देखो डेवलपिंग कंट्रीज है, मेमोग्राम मशीन के लिए तो हम नहीं कर सकते, हाँ, कहाँ तक पहुँचाएंगे, मगर जो हमारा वो मैसेज है ना कि 5 मिनट अपने लिए सेल्फ एग्जामिनेशन का, हाँ, और वो एक हमने बनाया हुआ है कि बात करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि ये तो बात हो भी नहीं सकती थी, हो नहीं। पहले आपको मालूम है कि मुझसे शौकत खानम जो सबसे ज़्यादा कैंसर में डील करता है, उन्होंने कहा था कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते ना छाती का, टीबी के ऊपर, तो प्रेसिडेंट ने यही कहा कि नहीं, ये तो बीमारी है, हम तो करेंगे। तो शुक्र है कि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से करें। देखो ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप एक बीमारी के लिए बात हो रही है, बिल्कुल, तो वैसे नेगेटिव क्यों बात सोचें। हाँ। तो उसके साथ साथ हमने और बहुत सारी चीज़ें ली, क्योंकि जब जाते थे हम ये ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए, तो वहाँ हमारी बहनें ये कहती थी कि जैसे ही पता चलता है तो हम सोचते हैं कि हम
किसके पास जाएं, किससे बात करें। और ऐसा मतलब कैंसर का नाम सुन के हर ही कोई परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। किस साइकेट्रिस्ट के पास, किस साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ये अंदाज़ा करें कि हाउ टू हैंडल माई सेल्फ और बच्चों को, फैमिली को कैसे हैंडल किया जाए। तो मतलब अच्छा खासा एक ट्रॉमा होता है, गुजरता है, जो भी है, आप फर्स्ट स्टेज हो चाहे जो भी हो। बिल्कुल। तो उससे फिर हमें ये ख्याल हुआ कि हम मेंटल हेल्थ की तरफ भी जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट हाउस से मेंटल हेल्थ की तरफ प्रोग्राम हुए, प्राइम मिनिस्टर से एक ऐप भी लॉन्च हुआ और उसके ऊपर हम कोई काफ़ी दिनों से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ अगेन वो एरिया कि जिसके ऊपर हमारे यहाँ बात नहीं करी जाती, क्योंकि अगर आप ये कह दें तो लोग कहते हैं कि आप पागल। बिल्कुल। ये अल्फाज एक बड़ा कॉमन है, हाँ, बहुत कॉमन है। तो इसके ऊपर भी हो भी रहा है और इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर ऐसा करने की कोशिश है प्रेसिडेंसी में कि हम लोग गवर्नमेंट कर रही है कि चैट बॉट बनाए। अच्छा। क्योंकि हमारे पास वो नहीं है साइकेट्रिस्ट। इतने 23 करोड़ की आबादी है और उसमें 600 ट्रेन साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट पूरे मुल्क में। ये तो कुछ नहीं हुए ना होने के बराबर। बिल्कुल। तो बहुत ही इस बात से हजार भी हो तो भी ना, हजार भी हैं तो ना होने के बराबर। तो इसके ऊपर ये कुछ प्लान किया कि बाहर मुल्कों से हेल्प ली जाए। अब जैसे अमेरिका, लंदन में अपने पाकिस्तानीस बहुत हैं और बहुत ज़्यादा उनको ये थी कि वहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं। तो उनसे हमने ये करा कि वो अपना टाइम हमें दें और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वो चैटबॉट बनाएं जूम पे। आजकल तो दुनिया जूम पे चलती है, बेसिक चीज़ें तो कंसल्टेशन तो हो जाएगा ना। आगे बहुत सीवियर स्टेज हो तो वो एक अलग इशू है ना, उसमें एक अलग करना है। तो ये अभी हमने कदम उठाना कर गवर्नमेंट ऑफिस में शुरू हुआ है प्रेसिडेंसी में, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम करते रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और एरिया जिसके ऊपर आपने जो काम किया वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी। जी बिल्कुल। उनके क्या क्या इश्यूज थे? उनके तो ये इश्यूज के समझिए बाहर उनके लिए निकलना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, और लोग एक तो ये भी उसी तरह वाला मामला है जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर ले लो या मेंटल हेल्थ ले लो कि अगर किसी के घर में बच्चा या बच्ची होती है तो लोग डिस्कस नहीं करते, हाँ, बताते नहीं, छुपा लेते हैं ना। तो मतलब ये कि जाहिर है, और छुपा भी लेते हैं और फिर एक्सेस भी मेरा ख्याल में नहीं है, उनको लेके कैसे जाएं। अगर बच्चा हो तो चलो फिर भी उठा के लेके जा सकते हैं, बड़े हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है ना, व्हील चेयर कहीं चल रही है कहीं नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी प्रेसिडेंसी से काम हुआ कि इनको इंक्लूसिव करें, एजुकेशन में इंक्लूसिव करें, ताकि सिंपैथी और एम्पैथी दोनों लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई ये भी इंसान हैं और पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ कमी दी है तो बहुत सारी चीज़ों से नवाजा भी। बिल्कुल, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, काम करने में होते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत हद तक, काफ़ी हद तक काम हो भी रहा है, कोशिश भी चल रही है कि इसको किस तरह तब्दील लाए। इसमें गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने इनके लिए लोन बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इनकी पॉलिसीज़ भी बनाई। तो इसके ऊपर भी बहुत काम हुआ है और इंशाल्लाह और भी आगे करेंगे हम। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता नहीं लग रहा होता। जैसे ये स्टेट बैंक वाली जो बात है आपके कि लोन्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोन्स की तो हमारी बहनों के लिए भी बहुत कम परसेंटेज पे लोन है। और कहीं बात हो रही थी तो मैंने अपनी बहनों से पूछा किसको पता है, नहीं मालूम। इन्फॉर्मेशन इस पे एक बड़ी मज़े की बात है जो बहुत मज़े से गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद कही थी कि हम करते तो है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, मगर हम सेफ में रखते हैं। तो सेफ पॉलिसी है ना, देखिए। तो बात बिल्कुल उनकी सही थी कि हम बताते नहीं, हमारी पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बन जाती मगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते और हम लोगों तक पहुंचाते नहीं। जब भी मेरा ख्याल टीवी और ये सब चीज़ें, रेडियो बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे कहूँगी कि जो भी आए, ज़रूरी नहीं कि मैं ही जाऊँ, जो भी आए जाके ये मेरा ख्याल में दिन में एक दफ़ा ऐसी जो हमारी चीज़ें हैं उनको आप लोग अपने प्रोग्राम से पहले या बीच में किसी तरह इसको आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये देखें ना, आप किसी को पता ही नहीं कि ये भी है। और अगर ये हमने इस पे भी बहुत कोशिश करी कि डिफरेंटली एबल लोगों के लिए वन विंडो से मुराद ये कि आप जब इनका आईडी कार्ड बनेगा
तो उनको फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, एयर टिकट, रेल ट्रेन का टिकट डिस्काउंट है, मगर आईडी कार्ड नहीं होगा तो नहीं होगा ना, कैसे आप करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, 2000 रुपये महीना उनको सारी उम्र मिलेगा, गवर्नमेंट देने का है, मेडिकल भी है, काफ़ी फैसिलिटीज़। तो उसमें अब अगर आईडी कार्ड, मगर अफसोस ये था कि आईडी कार्ड का आप एक बोर्ड बैठता है, अच्छा जो एग्जामिन करता है, जी जो एग्जामिन करता है, फिर वहाँ पर फॉर्म इंग्लिश में होते हैं, उसको बड़ा कोशिश करके उर्दू में कराने की कोशिश करी कि उर्दू में होना चाहिए। तो फिर हो गया? जी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में हो भी गया है, और कहीं कुछ जगहों में, फेडरल में तो मेरे ख्याल में शायद हो गया है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, मगर काम हो रहा है उसके ऊपर। और उसको फिर आप फिल करें, फिल करने के लिए भी अब अगर जो कोई ऐसे गांव से या पढ़े लिखे वो पढ़ाएं, उसको शायद टेस्ट भी करना होता है कुछ। अच्छा फिर आप आए हैं, आज कोई डॉक्टर नहीं है, फिर नादरा के मतलब वो फिर माँ बाप भी सोचते हैं, वो लोग भी सोचते हैं बहुत ख्वारी है, बहुत ज़्यादा है, तो बनाते ही नहीं, मेजॉरिटी जो है वो बनाती ही नहीं। अच्छा, इसीलिए उनका नंबर भी नहीं आता, एक नंबर नहीं आया होता, पॉपुलेशन में डेटा नहीं होता, तो कानून साजी उनके हवाले से हो नहीं सकती। लोग समझते हैं भाई चलो 22 करोड़ की आबादी में 24,000 होंगे, चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने भी जब मुझे भी शुरू में ये ख्याल हुआ था कि मेरे ख्याल में थोड़े बहुत होंगे, मतलब हर मुल्क में आप जाएं तो हर चीज़ आपको फैसिलिटी नज़र आती है, मगर हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, तो इससे मतलब मेरे ख्याल में कम ही लोग शायद कम ही होंगे। मगर ये WHO ने किया, और मैं उनके साथ हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, 10 से 12% पॉपुलेशन डिफरेंटली एबल है। अच्छा जी, अगर आप 12 भी छोड़ दो, 10 ही रख लो, तो ही देखें कितने, और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। आप कोई फैसिलिटीज़ तो कोई कुछ नहीं है, तो उसी की वजह से फिर इसमें काम होना शुरू हुआ कि भाई इनके आईडी कार्ड बने। आईडी कार्ड में ये सहूलत करी कि महीने में 2 दफ़ा बैठता है, फेडरल में तो हो गया है, और सब जगह भी बहुत अच्छा काम हो रहा है कि वहाँ पर एक ही वक्त में डॉक्टर भी हो, और जो आइस स्पेशलिस्ट जो भी जितने होते वो मौजूद, क्योंकि डिसेबिलिटीज भी बहुत अलग-अलग तरह की हैं, हर मुख्तलिफ होती हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो नज़र आ रही है उसको तो ऐसे ही दे देना चाहिए। बिल्कुल, उसमें क्या एग्जामिन करना है, उसमें क्या एग्जामिन करना है। तो खैर वो डॉक्टर होता है, और वहीं पर नादरा भी आती है। अच्छा, वहीं उनको फॉर्म कार्ड बना के, ये 1 विंडो एक फैसिलिटी हम लोगों ने करवाई, तो इस पे भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि अभी एक ही जगह वो आते हैं उनका, और आईडी कार्ड बन जाता है, तो उनको ये सारी आसानियां हो जाती हैं। मेरे लिए तो वो नंबर ही शॉकिंग नंबर है कि अगर हम देखें ना 10 से 15% हमारी 25 करोड़ की आबादी है, तो 10% हो तो भी 2.5 करोड़ लोग आप सोचिए इस मुल्क में किसी न किसी माजूरी का शिकार। और अब अगर मैं देखना सोचना शुरू करूं तो मुझे शायद सड़कों पे ज्यादा नजर आना शुरू होंगे, और हम इग्नोर करते हुए चल रहे होते हैं। इग्नोर असल में तो हमें खुद एहसास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम उनको बहुत इग्नोर करते, नौकरियां नहीं देते, और नौकरियां नहीं देते कि नहीं ये इस काबिल नहीं, तो क्यों नहीं, हमारे लिए बर्डन हो जाएगा इदारे में। अब बर्डन का जो आपने बात करी ना, वो पहले यही लोग होते थे चैरिटी बेस दे देते थे नौकरियाँ, मगर हम लोगों ने ऑफिस से ये बहुत काम अब शुरू करने की भी है भी, और कर भी रहे हैं कि इनको ट्रेन करके करो। अब जैसे बैंक्स हैं और पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स हैं, PhD हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, तो उनको आप अकॉर्डिंग टू डिमांड उनको ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग दे के फिर जॉब मिलेगी, तो वो ना रखने वाला परेशान होगा और ना वो। लेकिन ना आप भी अगर कहीं पे बैठे रहें तो थोड़े दिन में आदमी बोर हो जाएगा कि भाई आप बैठे हैं वहाँ पर, तो उससे बेहतर है कि उनको ट्रेनिंग जो डिमांड हो उसके हिसाब से। अगर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो टेक्निकल कोई वेकेशन सेंटर्स, मैं तो अब इस पे बहुत कोशिश में हूँ, और सबसे कहूँगी कि हर शहर में हर जगह वेकेशन सेंटर्स बनना चाहिए इनके लिए ख़ास तौर से, ताकि उनको अकॉर्डिंग टू डिमांड और उनके लिए ट्रेनिंग हो, मगर डिमांड भी पता चले। बिल्कुल, डेटा अगेन, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, डेटा, और कोटा भी होना चाहिए। बिल्कुल, कोटा है, कोटा है, गवर्नमेंट का तो कोटा है, और अब तो शायद उसको थोड़ा बहुत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए शायद। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, जो पहले कोटा है उसको तो पहले फिल कर लेना, उसको तो पूरा कर लें तरीके से, क्योंकि सुना ये मैंने कि जो छोटी सी चीज़ होती है, जो मिसाल के तौर से
थोड़ा सा धीरे चल रहा है या उसको वो कंसिडर कर लेंगे। मतलब अगर आपके उंगली में कुछ कटी हुई है तो वो चॉइस उसमें आ जाएगा, इसको ले लें। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको आप जब कर आ रहे हो तो तरीके से उनके लिए काम हो, दिल से करें, दिल से करें, बिल्कुल। अभी हमने फ्राइडे को अपने प्रोग्राम में एक लड़की को इंटरव्यू किया, आर्चरी करती हैं और वो आर्चरी करती है और डेंटिस्ट बन रही है, बिल्कुल मैंने कहीं पढ़ा या टीवी में देखा था। बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं और उसकी ब्लाइंडनेस बाद में आई, हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी तो उसके पेरेंट्स की सपोर्ट उसे थी, तो उसने वो चीज कर ली। मैंने एक जान पहचान है, वो बच्ची विजुअल इम्पेयर्ड है, वो कनाडा में पढ़ी उसने, और कहती 3 टीचर्स मेरे साथ होती थी जो स्पेशली उसके लिए थी। वाह। अब यहाँ पे हमने जो बहुत ज़्यादा कि सारे स्कूल्स एक तो पहले एक्सेप्ट नहीं करते, आपको लेने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? मतलब देखो वो भी तो इंसान है, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, क्यों नहीं होगा। फिर उसके बाद फीसें माशाल्लाह से आप जानते हैं, आपको ही पता होगी कितनी। वो अगर एक टीचर उनके लिए स्पेशल रखी जाती है तो जो टीचर की सैलरी होती है वो पेरेंट्स को देनी पड़ती है। अब ये पेरेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन, कितनी ज्यादती। मतलब मैं कहती हूँ कि ठीक है, आसानी नहीं है, आजकल हर के लिए मसले मसाइल हैं, मगर थोड़ा बहुत तो जो स्कूल है ख्याल रखना चाहिए कि ऑलरेडी अगर वो फीस दे रहे हैं तो चलो बहुत सारे बच्चे नहीं, अगर 2 बच्चे एक क्लास में आ रहे हैं तो अगर आप एक एक्स्ट्रा टीचर रख लेंगे मेरा ख्याल में, और फिर उससे और टीचर्स को प्राइवेट स्कूल्स वाले तो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत आला सैलरीज भी देते हैं, वो उनका भी जो है वो टीचर्स भी अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, मेरे अपने लोगों में ऐसे है कि उसके ऊपर भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। अच्छा, कि टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर टीचर्स ट्रेन नहीं होंगी तो किस तरह उनको हैंडल करें। बिल्कुल। तो इसके लिए हम अमेरिका और इधर उधर से ट्रेनिंग कराने की फ़िक्र में हैं कि कराएं। और यहाँ पे भी मैंने अब जिस तरह काम हो रहा है तो देखा है कि काफ़ी टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है। सही। और बाज़ स्कूल इंटरेस्टेड भी हैं कि उनका स्टैंडर्ड बढ़ता है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक हर को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। मेरा तो मानना ये है कि नॉर्मल स्कूल में जो स्पेशल बच्चे हों वो हों, ताकि हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी इंटरेक्शन हो ना लगे कि ये इट्स नॉर्मल। बिल्कुल। अगर कोई व्हीलचेयर वाला बच्चा है, एहसास से महरूमी नहीं हो ना, सब बच्चे उसकी मदद भी करेंगे, सीखेंगे भी। हाँ, और जब ये बच्चे निकलते हैं ना तो ये कहते हैं कि शायद ये हमारे पर इस दुनिया में जुल्म ज़्यादा हो रहा है। ऐसा है नहीं। देखो हम लोग भी बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मगर उनको ये जब वो बहुत दिनों बाद निकलते हैं तो लोग उनके ऊपर, दुनिया उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। अभी मैं कश्मीर गई हुई थी, मुजफ्फराबाद, तो जहाँ हमने अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम करें, इंटरैक्टिव सेशन करें जिसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर, डिफरेंटली एबल और मेंटल हेल्थ। और इसमें हम उनको बुलाते भी हैं सबको, और कोशिश करते हैं जो आ सके, और उसके जो ह्यूमन राइट्स के अगर होते हैं डिफरेंटली एबल के या ऑनकोलॉजिस्ट, उनको बुलाते हैं ताकि वो आके बताएं और जो उनको सहूलतें मिल रही हैं उनको अवेयरनेस दें कि भाई इस शहर में ये हो रहा है। तो अच्छा, आपने अब ज़ाहिर इस पूरे सिलसिले के लिए बहुत सारी जगहों का दौरा भी किया होगा पाकिस्तान में, कितनी डिस्पैरिटी आपको नजर आई कि एक तरह हम शहर में बड़े ऐश से रह रहे हैं, और तो उसी का जिक्र कर रही हूँ। मुजफ्फराबाद में वो साहब एक थे जो उन्होंने शायद पंजाब या एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कहाँ से उन्होंने मास्टर्स किया हुआ। अच्छा, कहने लगे मुझे इतना अफसोस है कि मैं जब घुसा तो मेरे ऊपर तरस खा रहे थे। अब वो पढ़े लिखे अच्छी तरह बात कर रहे, तो कहने लगे मुझे तरस, मतलब उनको तो बुरा फील हुआ ना कि मेरे ऊपर तरस खाने की। क्वालिफाइड हूँ, क्वालिफाइड है, अल्लाह ताला ने अगर मुझे विजुअल इम्पेयर्ड किया है ना, उससे ना नज़र नहीं आ रहा, तो वो तो सब काम कर रहे हैं, तो आप क्यों तरस खा रहे हो? बिल्कुल। तो उनको इस बात का एहसास हुआ, बहुत बुरा लगा उनको, और लगने वाली बात थी कि सब ने वहाँ उनको ये एहसास कमतरी का दिखा। बिल्कुल। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम सब मिलकर इंशाल्लाह ठीक करेंगे। अच्छा, एक इशू वो भी होता है कि ऊपर से एक पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, इरादे बन गए हैं, हर तरफ काम हो रहा है, लेकिन कहीं उसमें कोई रोड़ा अटका देगा या कोई ऐसा चैलेंज होगा जो दरमियान में आ जाएगा, ये काम हो नहीं पा रहा होगा। वो इतने बड़े ओहदे पर होकर भी ऐसी कोई आई कभी कोई मौका आया जिसमें आपको लगा ये ना करूं तो ज्यादा अच्छा है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, मैं अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी हो गई या बाकी कोई चीजें हो गई, डिलेज आ गए, आराम से काम होता है, सुस्ती माइल जो एक एटीट्यूड है। हमने ये गवर्नर स्टेट बैंक ने करा था कि रैम्प्स मस्ट होना चाहिए। हाँ,
और रैम्स जल्दी जल्दी जब उन्होंने मेरा ख्याल लिया होगा नोटिस, तो जल्दी जल्दी ऐसे रैम्स बने कि आप खुद भी नहीं चढ़ पाएंगे उसके ऊपर, ऐसे रैम्स बन गए। तो ऐसा काम मेरा ख्याल में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, कि अगर हो तो तरीके से हो। तो नहीं, बहुत सारे ऐसे, अब यही है कि हर कोई इंटरेस्ट ले और ये एहसास करे कि देखो इनके लिए हमें काम करना है, चाहे डिफरेंटली एबल हो, चाहे मेंटल हेल्थ का इशू हो, तो हमें खुद एहसास करने की ज़रूरत है कि इनका हमें काम करना है, तो जल्दी हो जाएगा। और जहाँ एहसास नहीं होगा वहाँ ढीलापन। बिल्कुल सही। तो ये तो 3 एरियाज जिसके ऊपर फोकस हुआ पिछले सालों में। बिल्कुल। और अब आगे के लिए क्या लाया अमल आप दे रही हैं लोगों को भी, आवाम को भी, और जो आप अब मैं लोगों ही से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश होगी मैं तो करती रहूँगी अपने लेवल तक। मैं मुझसे लोगों ने यही पूछा कि आप क्या करेंगी, मैंने कहा देखो मैं तो पहले भी छोटा मोटा करती थी, अभी भी जितना मैं कर सकूँगी मैं करूँगी। अगर मेरी यहाँ तक एक्सेस नहीं होगी तो चलो कहीं और तक हो जाएगी, कहीं और होगी, इतनी नहीं होगी, मैं तब्दीली लाने की कोशिश मुल्क के लिए करते रहे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जाहिर है हमने मोटी मोटी जो कवरेज थी, या जिसको हम कहते हैं कि मोटे मोटे एरियाज़ को डिस्कस कर लिया कि प्रेसिडेंसी से क्या क्या हुआ और किस तरह से अब आगे फ्यूचर प्लान्स में ये काम होगा, लेकिन अब अप्रोच कर रहा है पिंकटोबर। जी, सितंबर के बाद हमने अक्टूबर में जाना है, और वो बड़ा अहम महीना होता है, उसमें बड़ी रोबस्ट कैंपेन्स होती हैं, और उसके हवाले से कोई ख़ास अनाउंसमेंट्स, कोई ख़ास प्लानिंग इस साल की? पिंक अक्टूबर तो ज़रूरी है कि चलिए महीना है तो उसको, मगर ये सबसे मैं हर बार ये कहती हूँ पूरे साल करना चाहिए। हाँ, अच्छा, उसके ऊपर मुझे ये ख्याल है कि बहुत सारे हॉस्पिटल कराची में हैं, जैसे मैं लिस्ट भी लेकर आई हूँ कि 13 कराची में हैं, सिंध में हैं, पंजाब में 8 हॉस्पिटल्स हैं, इस्लामाबाद में 3 हैं, KPK में 5 हैं, बलूचिस्तान में 3 हॉस्पिटल हैं जो मुफ्त मेमोग्राम कराते हैं। अक्टूबर से बाज़ 30% डिस्काउंट देते हैं, बाज़ 50 करते हैं, बाज़ फ्री करते हैं। तो अब लोगों को कैसे पता चले? तो मेरा ये ख्याल था, मैं एक लिस्ट भी आपके पास छोड़ के जाऊंगी कि कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट है कि जो हमारे को मालूम है कि वो करते हैं, और उन सब हॉस्पिटल से मैं कहूँगी कि अभी से या तो तशहीर करना शुरू करें। अगर करेंगे नहीं और वो अगर अपने पास रखेंगे तो कैसे लोगों को, बहनों को पता चले? सेफ में ना रखें, आगे निकालें उसको। तो आपके जरिए आप इनकी प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स जी बहुत सारे हैं जो करते हैं, और उनकी पूरी लिस्ट हम आपको भेज भी देंगे, और है भी हमारे पास लिस्ट। और तो इतने मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट और नूरी हॉस्पिटल है वो सेमी शेड है, और शौकत खानम भी करता है, और मैंने और बहुत सारे हैं, भावलपुर में है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है वो करती है, ऑन्कोलॉजी गुजरांवाला में है, और ऐसे ज़ियाउद्दीन कैंसर हॉस्पिटल है वो, और शौकत खानम, आ खान, यहाँ इसमें भी इस्लामाबाद में भी है, लड़काना इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर है। तो ये पूरी एक लिस्ट हमने अभी फ़िलहाल निकाली है, जो कहीं 50% कहीं 30% दे रहे हैं, मगर इनको ये लोग कोशिश होती है कि अक्टूबर के महीने में। मैं कहती हूँ 1 महीने से नहीं, अगर इतनी सहूलत दे रहे हैं तो कम से कम 3 महीने तो होना, अक्टूबर से दिसंबर तक। बीमारी सिर्फ 1 महीने की, 1 महीने की तो नहीं है ना, मगर ये कि मैं आपको ये बात करूँ कि यही मुझे आइडिया खैबर मेडिकल कॉलेज उन्होंने करा था वहाँ, उन्होंने के लिए हमने सब जगह अखबारों में अनाउंस किया कि हमारे, और कहती इतनी लोग आई हैं, इतनी औरतें आई हैं, बच्चियाँ भी जिनको ज़रा सी भी फिक्र थी वो अल्ट्रासाउंड और ये सब करा। तो बताएं, आपके ज़रिए बताएं, अपने यहाँ बैनर्स लगाएं, पोस्टर्स लगाएं कि इस महीने में हम लोग, तो कोई भी गुजरेगा तो बताएगा। और कोशिश करना चाहिए कि हर औरतों की ऐसी जगहें हैं वहाँ जाके ये अवेयरनेस अपने अपने शहर में, एक ही जहाँ इतना पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें ये भी काम कर लें। बिल्कुल। अच्छा, और फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपने, क्योंकि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में ये कैंपेन चलती है, जो हम बात कर रहे थे माजूर अफराद के कोटे की, तो जब गवर्नमेंट एक कोटा लगाती है कि भाई इन लोगों को मुलाजमत मिलेगी, तो वो तो गवर्नमेंट के इदारों के लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर की कितनी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है? प्राइवेट सेक्टर पे जोर ही दिया जा सकता है, अभी जितने काबू आ जाते हैं आ जाते हैं जोर। हाँ, मगर ये कि उनके यहाँ ये है कि उनके लॉज में है, रूल्स में नहीं है। तो अब मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए गवर्नमेंट की भी बहुत सारी होती हैं, मगर उनको प्रायोरिटी दें। अगर वो 10 से 4 भी काम कर लेंगे
तो काम तो करेंगे ना आपको, और जिम्मेदारी से करते। जहाँ हमने देखा है जिनके यहाँ होते हैं वो कहते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग काम करते हैं। उनको ये ख्याल होता है ना कि हमारी को नौकरी मिली है, वो खुश हो। और एक मुझे और कंट्रीब्यूशन भी होता जी बिल्कुल, और एक यही है कि इतने NGOs काम कर रहे हैं, उसमें इनका कोई विजन होना चाहिए कि इनको आगे जॉब्स, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी। वो खुद भी अच्छा फील करेंगे कि देखो एक डिग्निटी से के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। तो इसका हम सबको ख्याल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनको प्राइवेट सेक्टर में भी अब हो रहा है कि उनको भी एक जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर की है ना, सिवाय गवर्नमेंट की नहीं, हर कोई जो भी कमा रहा है, आपके यहाँ भी अगर हैं तो आप लोग भी ज़रूर कोई ना कोई एक जिस हद तक काम कर सकें तो जो उसकी कैपेबिलिटी है, जैसे आपने कहा कि मैं अब इस पे बहुत कोशिश में हूँ अब कि वोकेशनल सेंटर्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिमांड। कहीं फैक्ट्रीज हैं जिस तरह की भी हैं, जो भी हैं, उससे उनको तैयार करके वहाँ उनको जॉब दिलवाई जाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी मंजरनामे पर बेयकीनी के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। इंतखाबात के इनेकाद की तारीख अभी तक सामने नहीं आ सकी। इलेक्शन कमीशन जो मुसर हैं कि इंतखाबात की तारीख देना उनका हक है, जबकि ऐवान सदर ये कहते हैं भाई आने वाली हवाएं कुछ और सरगोशियाँ कर रही हैं। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन के मुकदमात की बाज़गश्त फ़ज़ाओं में सुनी जा सकती है। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी की तारीख है उसमें बढ़ोती से बढ़ोती होती जा रही है। उसमें कोई खातिर खा जो उसमें एक जिसको कहते हैं इम्पैक्टफुल तारीख या जो इफेक्टिव तारीख है वो नहीं नजर आ रही। PTI चेयरमैन की बात करें तो वो पाबंद सलासिल हैं। किस तरफ मुल्क जा रहा है और क्या हालात नजर आ रहे हैं? बिजली के बिलों तले ये बताना भूल गए। अवाम की बात भी करें आप। अवाम तो बस अवाम की क्या ही बात करें, अवाम अल्लाह से दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें, मुल्क के लिए भी दुआ करें। आज तज्जिया हम लेंगे नाजरीन। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जनाब वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आपको हम अवाम में शुमार करें, खवास में? हम तो वो है ना, मजदूर लोग हैं, हम कलम के मजदूर हैं, तो आप हमें बिल्कुल बिल्कुल अवाम की भी निचली परत में शामिल करें आप हमें, ठीक है ना? तो फरमाइए क्या हालात? बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इलेक्शन की तारीख कौन देता है? सबसे पहले ये मामला हल कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। असल मामला है क्या, किसकी ज्यूरिसडिक्शन है ये? देखिए, वो इलेक्शन लॉज में तब्दीली के बाद हमारे यहाँ जो है इबाम पैदा हो गया है, क्योंकि आइन एक तरफ कहता है कि जी सदर को इख्तियार है, लेकिन जो इलेक्शन लॉज में तब्दीली की गई है, जाते जाते हुकूमत करके गई थी, PDM हुकूमत करके गई थी, उसमें उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दिया। अब दोनों ही सही कह रहे हैं। अच्छा, कोई और मुल्क होता तो उसमें कोई मसला नहीं था। मतलब है, जब सदर ने दावत दी थी चीफ इलेक्शन कमीशन को क्या कि मुलाकात कर लें, तो उनको मिल लेना चाहिए था, मिलकर तशनीद कर लेनी चाहिए थी, और कोई एक मतलब है कंसेंसस बिल्ड करके आप ऐलान कर देते, मुश्तरका ऐलान कर देते। तो अगर कहते हैं कि मामले को हल करने की नीयत हो तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। लेकिन अगर मतलब है कि जो आपको लग रहा है कि घिटाई है और उसके अंदर जो है चीजें नहीं करनी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रवैये पे बहुत तनकीद हुई है कि जिस तरह से उन्होंने सदर को मना किया है, कि सदर जो है अलामती तौर पे, बेशक उसके पास इख्तियारात ना हो, लेकिन अलामती तौर पे हेड ऑफ द स्टेट है। और जाहिर है जब हेड ऑफ द स्टेट है और आप लोग देखते हैं कि आप कफीरों से मिल रहे हैं, सियासी जमातों से मिल रहे हैं, हर दूसरे शख्स से मिल रहे हैं, तो सदर मोहतरम से मिलने में क्या कबाहत थी? तो वो कबाहत जो है उसकी कोई मंतकी वजह मेरी तो समझ में नहीं आ रही। अगर हो सकता है इलेक्शन कमीशन या शिफा के पास हो तो एक अलग बात है, तो चीजें हल हो सकती थी। और मेरे ख्याल में मिल मिला के बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी मिलने ना मिलने की वजह से फिर इल्जामात लगते हैं ना कि जानिबदार है। जी, मैंने यही अर्ज किया ना कि इलेक्शन कमीशन का जो एक हमने देखा है पिछले खुसूसन 1-2 साल के अंदर जो इनका रवैया रहा है वो बहुत ही मुतनाज़ा रहा है। और जब आपको पता है कि जी हम पे इतनी उंगलियां उठ रही हैं, तो इलेक्शन से पहले आपको ऐसा अमल करना चाहिए था कि जिससे आपके गिर्द जो तनाज़े हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, माजी तो हो गया,
जो आपने किया, लेकिन आज आप क्या करते हो, आने वाले कल में क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें हमें नजर आता है कि अभी तक जो है उसी रवैये पे कायम है जिसकी वजह से उनको मुतनाज़ा लोग कहते हैं। तो हम यही कह सकते हैं अल्लाह मियां उनको होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए, और ताकि चीजों को, अगर आप इंतखाबात में चला जाते हैं कि लोग नाराज हैं, एक और खबर आई है आज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जी फरमाइए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं सर। अब खबर ये आई है, और जो कि ताज़ा हवा का झोंका लग रही है हमारी सियासतदानों को, वो ये है कि पहले 14 दिसंबर था हल्का बंदियां मुकम्मल करने का जो तारीख थी, जो डेडलाइन थी। अब वो इलेक्शन कमीशन ने उसमें 15 दिन कम कर दिए हैं, और इन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल कर दी जाएं। तो आपको लगता है कि 30 नवंबर तक अगर हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तो दिसंबर में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं? कि जब ये इस बात का ऐलान किया गया था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, तो लोग 2 महीने मतलब नाम ले रहे थे। जनवरी के आखिर का कहा जा रहा था, फरवरी के आगाज पहले 2 हफ्तों में। तो मेरे ख्याल में ये जनवरी में कहीं जाके इंतखाबात होंगे, क्योंकि अब जब ये अगर वोट ये कंप्लीट कर लेते हैं डिलिमिटेशन को 30 नवंबर तक, उसके बाद वोटर्स लिस्ट होगी और कुछ प्रोसीजर्स इनको करने होंगे। तो मेरे ख्याल में जो इशारे मिल रहे हैं वो समटाइम इन जनवरी और अर्ली फरवरी के हैं। तो अगर देखा जाए कि इस मुल्क में जब हम देखते हैं ना कि जो क़यासाराइयाँ हो रही थी कि इंतखाबात बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, और वो कोई 6 महीने कहता था, कोई साल कहता था, कोई 2 साल कहता था, उसमें हम जैसे लोग यही कहते थे कि गालिबन इतना आगे ना जाए। उसकी वजह ये कि आपका पूरा जमहूरी निज़ाम जो है चल पथल हो जाएगा, और इसलिए हो जाएगा क्योंकि मार्च के अंदर आपको सेनेट के अपने जो आधी सेनेट रुखसत हो रही है, नए सेनेटर्स लेकर आने, अपना इलेक्टोरल कॉलेज जो पार्लियामेंट का उसको मुकम्मल करना है, तो 70 चीज़ें ना जाएँ। तो मैं डेडलाइन देखता हूँ कि जनाब जनवरी के आखिर में, सेकेंड वीक या एंड में, या फिर अर्ली फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। हाँ, अब ये और बात है कि वो कितने साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना होते हैं। जी अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि बहुत सारे जो लोग हैं उस पर तो हमारी बात होती रहती है उनसे कि इलेक्शन अगर जल्दी होंगे तो क्या होगा, किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, लेकिन इलेक्शन अगर देर से होते हैं तो किसका फ़ायदा होगा? अरे सबसे दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन को आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। वो किसी सियासी प्लेयर के फ़ायदे नुकसान के लिए उसकी डेट नहीं दी जाती। ये नहीं होता कि आप विकेट खोद दें, क्या मतलब है, वही वाली बात नहीं ना कि आप मैच से पहले विकेट खोद दें कि जी नहीं फला की बारी आ रही तुम ये काम करेंगे। तो पहली बात होती है कि आप आइन के मुताबिक कराएं। आइन कहता है कि 90 रोज़, अगर आप खुद असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 रोज। लेकिन हमने देखा कि आइन जो है लोगों ने उठाकर ताक में रख दिया। पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं हुए वक्त के ऊपर, 90 रोज में नहीं हुए, और अब वो एक पाकिस्तान की उसके अंदर एक कहते हैं ना कि एक टेढ़ापन आ गया हमारे निज़ाम के अंदर उसकी वजह से। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ जिन लोगों ने अमल नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के उस पर फैसले पर, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, तो कभी ना कभी लोग उनसे हिसाब लेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर भी यही बात करते हैं, चले 1-2 महीने की जो ताखीर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि जी जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, दिसंबर, तो 3 महीने तो फिर भी डिले हो गए ना कि 5, 5.5 माह, 6 महीने में इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो लोगों को खर्चाते कि इंतखाबात 2 साल 2 साल के लिए आगे चले जाएं, वो दूर हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और से जुड़ा हुआ सवाल है कि इंतखाबात हो जाते हैं, उससे मेरी और आपकी जिंदगी पर और पाकिस्तान की तकदीर पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर घूम फिर कर उन्हीं चेहरों को मतलब वापस आने जो चाहेंगे, वही पीडीएम की जमातें ही ज्यादातर दौड़ रही होंगी, जो उनके मुखालफिन है उनके हाथ पैर बांधे हुए होंगे। तो फिर अगर यही सेटअप आना है, और हमने देखा कि उस सेटअप ने 16 माह में जितने कारनामे अंजाम दिए कि जिसकी वजह से हम सबका वजन कम हो गया, हर आदमी के चेहरे पे गिराहट है, परेशानी है, लोग दिल बर्दाश्ता हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हैं, तो उन्हें कोई राह समझ में नहीं आ रही, तो फिर तो क्या होगा? अल्लाह ही मतलब मालिक है। मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार मैंने कहा कि जो 20वीं सदी में जो लोग प्रॉब्लम थे उनको बतौर सोल्यूशन आप 21वीं सदी के पाकिस्तान पर मुसल्लत अगर कर देंगे, और ये जानते बूझते कि उन पर बड़े बड़े उसके केसेस हैं करप्शन के या थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। मुझे ऐसे लोग ये सवाल करते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ कि बड़ा अच्छा किया कि आपने साबिक़ वज़ीर आज़म को घड़ी डिक्लेयर ना करने पे आपने उनको जेल में डाल दिया। चले हम तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिन पे अरबों रुपए के इसके मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे, ठीक है ना, हम देखते हैं उनके इल्जामात एकदम हवा में उड़ गए। हम देखते हैं कि एवन फील्ड में वही खानदान बैठा हुआ है जिसके लिए लोग मांगते थे कि आप हिसाब दें। हबीबिया पेपर मिल का केस हवा में उड़ गया। क्यों उड़ गया? अल अजीजिया का केस कहाँ है? तो बात यूँ थी कि एक उसकी मुकदमात की फहरिस्त है बहुत तवील,
हमारे यहाँ नए कवानीन के बाद 90% जो थे केसेस खत्म कर दिए। तो कहते हैं विक्टिमाइजेशन थी ना, उसमें था कुछ नहीं, ये कहा जाता है। लाइसेंस टू करप्शन दे दिया गया। शिफा, ये तो वाली बात है कि विक्टिमाइजेशन है कि मतलब लोग, मैं देखते हैं प्रोपेगेंडा बहुत होता है, लेकिन ये मुकदमात पीपल्स पार्टी ने नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे कायम किए थे, ठीक है ना। और सबको अगर या तुम तस्लीम कर ले, इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई। और 1990 से या 88 से जब से माशाल्लाह इस मुल्क में खालिद जमहूरियत आई है, इस मुल्क में मतलब है बड़े ईमानदार तरीन फरिश्ता सिफत लोग जो थे हुक्मरान थे। या तुम ये तस्लीम कर ले मफरूज़े को, या हम ये तस्लीम कर ले कि करप्शन थी, और करप्शन तस्लीम क्या करनी, नजर आती है आपको। और करप्शन हमेशा आप याद रखें ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। क्लर्क जो है अपने इंचार्ज को नहीं कहता कि आप करप्शन करें, मतलब अगर इंचार्ज उसका ठीक होगा। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो गुजरा हैं, हमारे यहाँ जो साहिब इक़्तिदार हैं, उनकी वजह से, उनके किकबैक और कमीशन की वजह से करप्शन है। और अगर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी जमहूरियत का प्रीमियम ये है कि जी आप करप्शन बर्दाश्त करें और फॉरगेट करें और हम आगे बढ़ जाएं, तो बात बनेगी नहीं यार। ये एक टेढ़ापन है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से लोगों में और ज्यादा झुंझलाहट बढ़ेगी और कुछ भी रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। जनाब बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा, अभी चूंकि वो एक करप्शन का जिक्र हुआ, तो पीपल्स पार्टी का भी जरा मैं पूछ लूं आपसे कि वो जो उनके लोगों को बाहर जाने से रोक दिया है और मुकेश चावला साहब के घर से पता नहीं क्या क्या बरामद हुई है दौलत, तो ये अचानक से पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों रुख हो गया है ये तोपों का? 2-3 वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर है कि लोगों को अंदाज़ा है कि सिंध को जिस तरह से 15 बरस में मैनेज किया गया, हमारी जो सिंध के अंदर, सिंध बहुत आपका अमीर सूबा है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को जो है लोगों ने, कहते हैं ना, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करने दिया, लिवरेज नहीं होने दी। उसकी वजह है कि 15 साल से माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और यहाँ पे उन्होंने सिम्बॉलिक तरीके से कुछ चीज़ें करनी शुरू की, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए। हम तालीम में पीछे हैं, हेल्थ केयर में पीछे हैं, यहाँ की जो इंतजामिया है उसके ऊपर बड़ा है। यहाँ पे अगर आटा महंगा बिकता था तो लोग बिल्कुल सवालिया निशान बिजनेस के सिर पर उठाते थे कि जो ट्रक आते हैं उस ट्रक से रिश्वत ली जाती है और उसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। तो जब इस हद तक करप्शन हो कि आपके यहाँ कोई अगर चीज़ें आ रही हैं तो फी ट्रक आप हज़ारों रुपए या लाखों रुपए ले रहे हो, तो फिर तो जाहिर है कि लोग कहीं ना कहीं तो लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन मुझे जो अच्छा है, हमारे यहाँ होता ये है कि मीडिया ट्रायल होता है, बड़ा शोर मचता है, लेकिन केस का क्लोजर नहीं होता। हमने बारहा देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मतलब उसकी मुबैना बदनवानियाँ थी, उस पर शोर मचा, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन कभी ये इसका क्लोजर नहीं हुआ। अच्छा, उसी तरह हम नून लीग के साथ भी देखें, शोर मचता है, सब कुछ होता है, क्लोजर नहीं होता। तो जब तक आप क्लोजर नहीं करेंगे, हमारे यहाँ आज अभी तक सवाए नवाज शरीफ साहब के जिनको एक बड़ा हल्की सी सजा दी गई है करप्शन केस के अंदर, किसी आदमी के ऊपर क्लोजर नहीं हुआ केस का। अभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म अभी मुकदमा चलेगा, है ना, अभी तो हाई कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। जो बड़ी दिलचस्प बात ये ना कि अब जैसे नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई, तो हमारे यहाँ पूरी पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है कि उस सजा को कैसे खत्म कराया जाए। हुई थी ना, तो हमारे यहाँ करप्शन, वो जो है पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियन, बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि ये दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये करप्शन को जस्टिफाई करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए गोल पोस्ट बदल देते हैं। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? ये तो बड़ी शर्मनाक रवैया है और यही वजह है कि लोग पार्लियामेंट के ऊपर इत्मीनान नहीं करते। जी शिफा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इश्यूज इतने सीरियस हैं, तो क्या ये इकोनॉमिक इश्यूज इलेक्शन होने वाले टाइम तक डील हो जाएंगे, या ये इश्यूज बियॉन्ड दिस हैं और इलेक्शन हो सकता है आगे पीछे हो जाएं और इसी में हम उलझ जाएं? देखिए, या तो अभी पाकिस्तानी मईशत की खराबी की बहुत बड़ी वजह यह है शिफा कि यहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल है। एक बार आप बता दें कि जी इलेक्शन अगर होने तो होंगे, ठीक है ना, उसमें जो जीतेगा उसको आने देंगे, या तो आपके ये राह मुतय्यन करें, या वजाहत के तौर पे वाज़ेह तौर पे कह दिया जाए कि जनाब नहीं होंगे इलेक्शन, जिसका मुझे चांसेस कम नजर आते कि ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन होंगे। तो आपको इस इबाम को दूर करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ लेकिन जो है जो फौज की जिम्मेदारी है, और बड़ा खुशाइन बात है कि उन्होंने बिजनेस सर्कल से बात की, उनको ये भी करना है कि जी जो एंटी करप्शन एजेंडा था, जो कि राहिल शरीफ साहब के ज़माने में उसका परचम खोला गया था, या मुशर्रफ साहब ने पार्शली खोला था, तो आपको उसको भी रिवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते अगर आप उन्हीं लोगों को मतलब इस बात की इजाज़त देंगे कि वही आकर जो है मुसल्लत हो जाएं। IPP का क्या बुरहान है? हम बिजली के बुरहान में क्यों मुब्तला हैं? उसकी वजह कि जी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली घर लगे। क्यों लगे? सबको पता है कि जी किकबैक कमीशन का मामला था, ठीक है ना। तो अगर आप उन्हीं लोगों को जो कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, उन्होंने मतलब हमें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें मार दिया,
ठीक है ना, आप उन्हीं को आने देंगे तो यहाँ पर फौज की जिम्मेदारी है कि वो कम अज कम वो छिलनी होनी चाहिए कि जहाँ पर जो लोग बदउनवान है उनको इलेक्शन में लड़ने की इजाजत ना हो, उनको पकड़ा जाए, उन पर बात कायम हो और उनको फिल्टर आउट करें। कम अज कम आप ये शर्त रखेंगे जी किसी पे केस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मतलब टैक्स पे होना चाहिए। जी आमिर जैसा हमारे साथ मौजूद आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।